हाँ मैं मुबारक ही उसका और किसका भी हुआ है? नहीं दो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स का होगा सैटरडे पढ़ाई कर रहे तुम लोगों ने? क्या स्टार्ट कर दी वीडियो क्या? मैं दे दूँगी हाँ, सॉल्व करके। स्टार्ट है अब मैं बता रहा हूँ हैं? बात करते हैं हेलो क्या क्लास कर रहे थे तुम लोग? पढ़ी बहन? हो चुका बंदरगांव वगैरह पढ़ा दिए थे ना? हाँ मैं भी समझा मैप में समझा दी थी और मैं आए थे तुम? पहले कॉपी नहीं लाया मैं कोई बात नहीं, ये हो चुका है। आज हम हैं? दो को भी हो गए वो तो सारी चीजें हो गई हैं, बस तुम्हारा बचा है एग्रीकल्चर कृषि। ठीक है, भारत में कृषि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत बच्चे आते हैं तो फिर स्टार्ट करें, फिर कॉन्सेप्ट कर रहे जाते हैं, फिर कर जाती है। ये ट्रायंगल किसने बनाया? पता नहीं ये समझाया था एक ट्रायंगल और बनता है। मैम एग्जाम नहीं होगा तुम बताओ पेपर कैसा था? मेरा अच्छा नहीं था मैं जीएस का बता रहा हूँ मेरा जीएस का अच्छा नहीं था मैं बता रहा हूँ पेपर देखने में कैसा लगा था? मैम वैसा था नहीं डांस नहीं मेरा बोला जैसे फैक्टर क्वेश्चन बनते वो थे वैसे वाले कॉन्सेप्ट बेस। हाँ तो कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके बाद आंसर मिलाओ इसका इससे टाइमिंग कम है इस वजह से टाइमिंग कम थी। तुम्हें क्या करना था? तो मतलब टोटल 90 या 95 क्वेश्चन ही सही करने थे 120 मिनट में। इतनी फोकस नहीं, इतने क्वेश्चन में फोकस करना था बस है ना? इतने क्वेश्चन तो सही करने थे तुम्हें। ये थोड़े ना था उन्होंने कि पूरे 140 करिएगा। आप इतने क्वेश्चन में फोकस करिए 120 मिनट में। इतने तो अटेम्प्ट भी किए मैंने मुश्किल से सबने इतने अटेम्प्ट करे होते हैं अधिकतर। नहीं मैम 120 पूरा मार आए हैं वो इसलिए मार के आते हैं भगवान भरोसे। निगेटिव मार्किंग कटती रहेगी कितने कटेंगे कट पिट के काटेंगे 20 हो जाएंगे तो 20-25 क्वेश्चन कट जाएंगे। 80-70 के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। समझ गए? 80-70 के पास आसपास पहुंच गए। अगर टोटल दोनों में 130 हो तो निकल जाएगा। हाँ जनरल में तो यही सुन रहे हैं जनरल में 120 पर इस बार शायद मुझे लग रहा है जैसा कम मिल जाएगा पेपर इस बार मुझे अपना मैं अनुमान लगाई पार्टी में नहीं कह सकती। इस बार मुझे लग रहा है कट ऑफ शायद अगर 125 तक जाएगी 20 से ज्यादा नहीं है। देखो एक तुमने एग्रीकल्चर वाला सुना हुआ था कॉन्सेप्ट बेस था ना। मैं बोलती हूँ इसीलिए तो रट्टू मार तक होता रट लेंगे। हिंदी तो अच्छा हुआ हिंदी मेरा हो गया क्योंकि भाषा प्लस जाएगा हिंदी अच्छा हुआ 55 प्लस मगर वो उसमें गोला हो जाएगा मुझे लग रहा है उसमें बोला। इस बार जो आपकी कट ऑफ रेडी होगी ना फर्स्ट पेपर से होगी। इस बार हिंदी डिसाइड नहीं करेगी, इस बार फर्स्ट पेपर डिसाइड करेगा। तो हम तो गए हिंदी तो सबका 50-60 तो मारो पता नहीं 50-55 के बीच में सबकी हाँ पता नहीं क्यों नहीं आया है ना 50। आप ये देख लो पहले एक जो क्वेश्चन पूछा था पहले आपको पता होना चाहिए रवि की फसल कौन सी होती है ना? रवि की फसल कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होती है रवि की फसल? और बुआई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर काटी कब जाती है? यही चीज है ना। अब यहाँ भारत में समय कौन सा मौसम चल रहा होता है? अभी तो रवि सर भारत में सर्दी होती है गर्मी होती है इस समय है ना? यानी कि शरद ऋतु होती है। अब शरद ऋतु में बताइए कि बारिश कहाँ से होती है? चक्रवाती बारिश होती है। कौन से चक्रवात से होती है? शीतोष्ण या उष्ण से? हैं? बताओ यही तो कॉन्सेप्ट था उसमें उष्ण लिखा था शीतोष्ण से होती है क्योंकि शीतोष्ण कहाँ चल रहा है? भूमध्य सागर में जेट हवाओं के प्रभाव से
बारिश होती है। अब देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ से उठाया, उन्होंने एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था, लिंक करा ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी के साथ हमारा लिंक करा आपके मानसून से। आपको तीन कॉन्सेप्ट इसमें पता होने चाहिए थे, तीनों कॉन्सेप्ट पता होते तो आप उन्होंने ये कहा था रबी की फसल, यही चीज तो ना आपस में कितने दिन काम कर रहा है। एक बार तो मेरा भी हुआ उस पेट पर मैं कहाँ चिपड़ा तो ने फिर रबी की फसल देखी। आप समझ गए, यही चीज जो उस कटिबंधी लिखा है बस यही चीज गलत है। अगर यहाँ से दो चीज देते क्वेश्चन सही, मतलब फिर दोनों सही थे। इसीलिए अधिकतर जितने भी क्वेश्चन है अधिकतर देखना उसमें एक सही है एक गलत है, कॉम्बिनेशन देते आप। चलो लौट के आ जाते हैं हम अपने कृषि पर। एग्जाम रिजल्ट अब है बताएगा अब क्या हो रहा है। वो मेहनत इंसान कर लेता है, बाकी रिजल्ट वो गीता में लिखा है ना, कर्म करो फल भी अच्छा मत करो, आ ही जाएगा। कर्म अच्छा है तो फल भी इस बार नहीं अच्छा मिलेगा। मेहनत करना नहीं छोड़नी चाहिए, प्रयास करो। रट्टू तोता में आप ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं जिसमें कि आपने राजधानी देखी होंगी। किसको पता थी राजधानी, मैंने कहा था ना राजधानी जरूर याद करके जाना। और अफ्रीका की और यूरोप की, इनकी राजधानियां पूछ जाती हैं और किसी की नहीं पूछ जाती। और आपके पीछे जाती है मिडिल एशिया की, ये खिंचे पिछे वाले देश होते हैं, इन्हीं की लिमिट पूछी जाएगी। कभी भी पेपर में देखना। करंट का तो कितना पूछा था? करंट तो बहुत अच्छा है, करंट तो मोस्टली मेरा पढ़ा हुआ है था। अरे बढ़िया है। कितने अटेम्प्ट करोगे? मैंने कहा था 90 और 95 तक अपना एम रखना था, उतना ही मैंने रखा। मैं तो फ्री हो गया। तुम्हारे मुंह में घी से था, मैं फ्री हो जाएगा तो। चलो अब बात करते हैं कृषि की। भारत की वो कहाँ चला गया अस्मित? अब मुझे ये बताओ कॉन्सेप्ट में थोड़ा चैप्टर है ना, फसल वसल सब आपको याद है, इसमें याद करवाना नहीं है। भारत की कृषि अधिकतर डिपेंड किस पे करती है? भारत एक देश कैसा है? कृषि प्रधान। ये सबको पता है, क्यों बोलते हैं कृषि प्रधान है भारत? अधिकतर कृषि होती है, रियली, और कुछ नहीं होता। होता है। और देशों में कृषि नहीं होती क्या? होती है। तो वो कृषि प्रधान क्यों नहीं है? भारत कृषि प्रधान क्यों है? बताओ। अब मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगी, और देशों में भी तो होती है ना। अब हम विदेश ले रहे हैं, हाँ बोलते जाओ, जो मन में आ रहा है वो तुम बोलो। भारत में अधिकतर लोग कृषि भारत का में आधार ज्यादा होती है। भारत में किसी चीनी का कटोरा भी शायद बोलते हैं। भारत को चीनी का कटोरा नहीं बोलते, युवा को बोलते हैं तो ब्राजील बोलते हैं। चीन। अगर पूछा जाएगा भारत में चीनी का कटोरा क्या है, तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है ना। और पूरे वर्ल्ड में पूछा जाएगा चीनी का कटोरा, तो आपका कौन हो जाएगा? क्यूबा हो जाएगा। अब मुझे बताओ, कृषि है, हमने यहाँ कृषि लिया, भारत लिए है और फॉरेन लिया है। भारत को हम कहते हैं कृषि प्रधान देश है। क्यों कह रहे हैं? बताओ तो, इतना तो सबको पता है, बचपन से पढ़े आ रहे हैं। ऐसे जैसे बनता है, मतलब हम ये सोचते हैं पहली या दूसरी क्लास से हटते हैं, जैसे हम सोशियोलॉजी या ये पढ़ना शुरू करते हैं, सीधे हमारी टीचर हमको क्या बताती हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्यों? यहाँ की अधिकतर जनसंख्या किस पर डिपेंड है? आपके कृषि पर आधारित है। कृषि आधारित क्यों और किसी पर डिपेंड क्यों नहीं? भारत ही कृषि आधारित क्यों है और विदेश में क्यों कृषि आधारित देश नहीं है? क्योंकि भारत में जलवायु और जो वर्षा का स्तर है अच्छा है, और कहीं नहीं है? बताओ। लेकिन भारत में कृषि पहले से ही हो रही है। वही तो मैं किसी जानना चाह रही हूँ, भारत में कृषि पहले से क्यों हो रही है? क्यों हम भारत में कृषि प्रधान देश कह रहे हैं? क्योंकि मैं पहले ऐसे यहाँ क्यों है? यहाँ कृषि हो रही है और चीजें नहीं हो रही है विदेश में। पहले यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, बस यहाँ पर क्या है? इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब देश आजाद हुआ तो क्या था हमारे पास? सिर्फ भूमि रह गई थी ना, भूमि के अलावा कुछ नहीं था। फिर हमें क्या करना था? सिर्फ हमें तो फोकस करना था औद्योगिक। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम औद्योगिक क्षेत्र लगा पाते। हमें डिपेंड किसको होना था? आपके कृषि पर। अधिकतर जितने भी विकासशील देश और विकसित देशों में फर्क क्या है? विकासशील में कृषि पे डिपेंड ज्यादा है, इसमें कृषि पे डिपेंड नहीं है। विकासशील में कृषि पे डिपेंड ज्यादा है। हाँ, और विकसित में कृषि पे डिपेंड ज्यादा है। विकसित में किस पे डिपेंड है? उद्योग है ना। तो आपके जो विदेश में ये ले लो, जैसे आपके यहाँ कनाडा, अमेरिका, यूएसए, यूक्रेन
और यूके, ये रसिया वगैरह ये सब क्या है, विकसित है या विकासशील है? विकसित देश है। इन देशों की टेक्नोलॉजी क्या है, अच्छी है। भारत में लगभग जितनी भी भारत की भूमि है देश में 50% पर हम क्या करते हैं, कृषि कर रहे हैं। और विदेशों यानी कि हम लोग पूरा विश्व ले ले रहे हैं, पूरे विश्व के कितने 11% क्षेत्र पर क्या हो रही है आपकी कृषि हो रही है। हमारे यहाँ क्षेत्र में ज्यादातर क्षेत्र पे कृषि हो रही है। अभी बात करते हैं तो भारत का कृषि हो रही है किस पे डिपेंड करती है, क्या जलवायु पर? जलवायु पर। तो जलवायु के आधार पर हम कितने प्रकार के वहाँ पर कृषि करते हैं? मौसमी होती है ना, रबी, खरीफ, है ना, ये तुमसे पूछने वाली थी तो मुझे अपने आप ही निकाल दे दिया। तो भारत में मौसमी अगर कृषि कर रहे हैं तो 3 तरह की हो रही है। कौन कौन सी थी? रबी, खरीफ, जायद। रबी, जायद। खरीफ और जायद हो रही है। अब इनका मौसम मुझे बता दो जरा। रबी का होता है अक्टूबर से मार्च और खरीफ का हो जाएगा अपना मई से चलो देखिए जुलाई इधर ही बैठो। सितंबर तक हो जाएगा किसका? खरीफ का। और जायद का? जायद का मैम जायद तरबूज तरबूज आते हैं। आपको तो सबको पता है तरबूज आते हैं, यानी कि जायद का वो होगा रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच का जो टाइम होगा वो किसका होगा आपका? जायद का। अब तुम थोड़ा दिमाग ऐसे लगाना, ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाते रहो दिमाग में, अपना वो भी रखो सब चीजें। और भारत की स्थिति ग्लोबल में है ये भी रखना। क्या होगा? कुछ नहीं। सरकारी आएगा। प्राइवेट की भी कदर करो, सरकारी की भी कदर करो, दोनों चीजें वैल्यू है ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ प्राइवेट की भी कदर करो, सरकारी की भी कदर करो। सरकारी ज्यादा और जो भी पढ़ाते हैं उसकी भी है ना, वो अपने अपने क्या है, विचार है। किसी के विचार नहीं मिलते हैं, किसी के विचार आसानी से मिल जाते हैं। तो विचार पे हम नहीं कह सकते ना, किसी के विचार महात्मा गांधी से बहुत मिलते हैं, वो महात्मा गांधी को अच्छा मानते हैं। किसी के विचार महात्मा गांधी से नहीं मिलते हैं, वो महात्मा गांधी को अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। किसी के विचार प्रेजेंट सरकार से मिलते हैं तो वो अच्छा मानते हैं, किसी के नहीं मिलते, विचारों की बात है ना। कौन किसको माने कौन किसको नहीं माने वो आपके विचारों पर डिपेंड करता है। बात करते हैं ग्लोब पर, हम कह रहे हैं 0 डिग्री और 0 डिग्री हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी और 23.5 डिग्री उत्तरी। इस बीच में देखिए हमारे भारत में बात नहीं करो, समझ लो, फिर कहोगे कि मैडम कॉन्सेप्ट बेस आया था हमें समझ नहीं आया। इसलिए मैं तो स्टार्ट से पढ़ा रही हूँ, तभी मैं कहती हूँ जो चीज मैं समझा रही हूँ उसको दिमाग में रखो, जो चीज समझा रही हूँ उसको दिमाग में रखो। जब उसको दिमाग में रखोगे तभी पेपर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब भारत की स्थिति देख लो, ग्लोब पर यहाँ है। अब तुम्हारा क्या चल रहा है, अभी क्या मनाया तुम लोगों ने, मकर संक्रांति, उसमें क्या कहते हैं, सूर्य उत्तरायण हो रहा है, यही तो बोलते हैं, सूर्य उत्तरायण हो रहा है। अब ये देखो हमारे पुराने पूर्वजों ने पहले बताया सूर्य उत्तरायण हो रहा है। हम अब ज्योग्राफी में पढ़ा, तब हमें पता चल रहा है सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब क्या होता है, क्या हो रहा है सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब, त्योहार होता था क्या ये कोई? है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब अभी तक सूर्य कहाँ पर था, दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में भी कहाँ पर था आपके, मकर रेखा पर था। सूर्य जब यहाँ से चलना शुरू करता है कब, 22 दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर के बाद। और हम कहाँ पर पहुँचते हैं, हम कब मना रहे हैं मकर संक्रांति, 14 जनवरी को। हम कहते हैं आप सूर्य उत्तरायण कर रहा है, सूर्य ऊपर आ रहा है। 23 मार्च को सूर्य कहाँ पर पहुंचेगा, भूमध्य रेखा पर, यानी सूर्य में उत्तरायण कर रहा है। आगे आते 23 मार्च को कहाँ पहुंच जाएगा आपके, भूमध्य रेखा पर। जैसे भूमध्य रेखा पे पहुंचेगा मौसम कैसा होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। ये जो मौसम गर्म होगा तो आपकी रबी की फसल की उनको पकाने में सहायता देगा या नहीं, क्योंकि हम कब काट रहे होगे, मार्च में काटते हैं ना फसल, जब तक मौसम में थोड़ी सी क्या आने लगती है, गर्माहट आने लगती है। तो इन जो फसल को पकने के लिए टाइम चाहिए होता है रबी की फसल
अर्थ होता है। इससे पहले तो कल पेपर में क्वेश्चन भी आया था, रबी की फसल आ रही हो रही होती है, उसमें तो पंजाब की तरफ उन्होंने एरिया क्या लिया था आपका, पंजाब हरियाणा वाला, मतलब पश्चिमी भारत लिया था, जो आपका ये वाला क्षेत्र पड़ रहा है। इतना ही उत्तर आपका यूपी तो हमने देखा ही नहीं था, बस ये वाला क्षेत्र ये दिया था, यही बोले थे। और जो भी आपकी हरित क्रांति कब हुई थी, हरित क्रांति योजना उत्पादन हुई थी ना, योजना विकास खत्म हुआ है, मतलब वो स्टार्ट हुआ है उसी दिन में हुई है 66 to 67 है ना, इसी में मानते हैं ना। अब जब हरित क्रांति हुई थी तो हरित क्रांति किसके लिए आई थी, कृषि के, क्यों लेके आए थे कृषि के लिए, तकनीकी नहीं, अरे बात नहीं करो, क्यों लेके आए थे हरित क्रांति, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे उत्पादन कम था बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ उत्पादन कम था और क्या है जनसंख्या ज्यादा थी, खाने पीने का पूरी प्रमाण मतलब सबको खाना मिल नहीं पा रहा था। और आप क्या करते हो, किसी की देश की भी अर्थव्यवस्था सुधारनी है, सबसे पहले क्या होना है, अगर आप बिजनेस लगा रहे हो तो बिजनेस में उतना ही कमाओगे जितना आपको खाना है, नहीं बचाओगे भी तो बचाओगे फिर आगे बेचने वाला भी है। तो यहाँ पर अगर हम कृषि भी कर रहे हैं, अब हम क्या है आज कैसा आप लोगों ने पहले बता दिया कृषि प्रधान देश है, तो हमें कृषि में इतना उत्पादन करना है कि हम क्या कर पाए, पूरी आपकी जितनी पॉपुलेशन है उसको खिला भी पाए, और उसको खिलाने के बाद एक्स्ट्रा हो उसको स्टोर भी कर पाए। स्टोर क्यों करना है हमें, फ्यूचर के लिए, अकाल में कभी ऐसा हो कि आपकी खेती अच्छी फसल ना हो पाए, कभी अकाल पड़ गया, तो उस समय आप अपनी जनता को क्या कर पाओ, फूड प्रोवाइड कर पाओ, तो उतना खोल के रखना होगा स्टोर में। साथ में हमें अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है ना, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने का फायदा क्या होगा, पैसा मिलेगा, कौन सा पैसा मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी। अब कौन सी विदेशी मुद्रा लोगे, जो अपने पैसे से कम की है या अपने पैसे से ज्यादा की, अपने पैसे से ज्यादा की कौन से देश की हो गई, डॉलर, अमेरिका तो डॉलर चलाता ही है, डॉलर ले लो, यूरो ले लो और रूबल ले लो, है ना, यूरो ले लो, ये सब किसके हैं, चाइना के भी ले लो आप, दक्षिण कोरिया के भी ले लो, ये सब किसके हैं, दक्षिण कोरिया के क्या ये, दक्षिण कोरिया की ये है मुद्रा, तो ये सब क्या है, जापान की भी है ना, जापान की भी ये है, और मलेशिया का जो रिंगट है वो भी महंगा है, टर्की की देखो मुझे अभी याद नहीं आ रही, टर्की की भी ऐसे और उसका तो भी अब हमें क्या करना है, तो जितनी भी फसल है हमें अधिकतर उत्पादन हुआ है, एक्स्ट्रा उत्पादन हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। सबसे आगे बात, तो हरित क्रांति जो हम लेके आए हैं, पहली बार अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ा था तो हमारे देश में खाने की वो नहीं थी, हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो कहाँ गए, आपके अमेरिका के पास, कि हमारी मदद कर दो। अब आप खुद ही दिन दुखी हो, है ना, और दूसरा फिर अपनी ऐड में हुआ कि हम मदद क्यों करें, और अमेरिका ने जो जैसे अभी इंडिया कभी भेज देता है किसी को अनाज, अकाल पड़ता है, सुना होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान भेजे थे ना, क्यों भेजे थे, वहां के लोगों को बेकार हो गया था, यूक्रेन भी गया, तो ऐसे अवस्था में जब उन्होंने मांगा तो अमेरिका ने क्या सहायता करने के लिए मना कर दिया। अब हम कितने तक किसी पे डिपेंड रहेंगे, किसी दिन अपने आप इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना। तो भारत ने भी सोचा कि हम क्या है, हम औद्योगिक हैं, तो हमारा क्या नहीं, उद्योग हमारे पास इतने हैं नहीं, हमारे पास लेने के क्या है, कृषि है, तो हमें कृषि में ही क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। और कृषि में सुधार करने के लिए क्या करेंगे हम, एक उन्नत बीज की फसल, एक ऐसा बीज जो कम टाइम पे अच्छी उपजाऊ दे। उसी समय विश्व में किसने करी थी, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने कहाँ के लिए, यूएसए के लिए, है ना, और इन्होंने अपना जो प्रयोग करा था किस पर करा था, कहाँ कौन से देश में करा था, मैक्सिको में, ठीक है, इन्होंने मैक्सिको में अपना प्रयोग करा था लगभग 1960 के बाद, 1960 के आसपास में इन्होंने विश्व में क्या करा था, हरित क्रांति में मैक्सिको में प्रयोग करा, और बौनी किस्म के बीजों का प्रयोग करके इन्होंने क्या करा, फसल का अच्छा उत्पादन किया। वही सेम कौन आपके भारत में कौन है, एस स्वामीनाथन,
भारत रत्न मिलने वाला है मरणोपरांत। उनकी लड़की मेरे आएंगे। तो अब क्या तुमको ये सब पता है कि पेपर का कुछ नहीं पता है ना। उनकी लड़की लेने आएंगे, उनके तमाम लेने आएंगे। तीन लड़की ये भी बता दो कौन सी लेने जा रही है। मैं नाम पता था भूल गया। चलो ठीक है। अब भारत में क्या है, एस स्वामीनाथन ने, और जल्दी आप शांत हो जाओ। भारत में एस स्वामीनाथन ने क्या करा था, हरित क्रांति के समय कहे जाते हैं 1966। वही उन्होंने क्या है, नॉर्मल बोरलॉग से संपर्क करा और जो उन्होंने हरित क्रांति मैक्सिको में लाई थी वही हरित क्रांति से कहा लाए आपके इंडिया में लेके आए। अब पूछा जाता है कभी कभी, जो इंडिया में हरित क्रांति लाए उसमें कौन से ज्यादा क्षेत्र लाभान्वित हुए? बताओ, हरित क्रांति से कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित हुए? हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऐसे माने पश्चिम उत्तर प्रदेश जो आपका ये वाला क्षेत्र है ना, अपना ये वाला इतना लगभग मान के चलो तो आगरा हो गया। अब ये बताओ, हरित क्रांति आ भी गई, हरित क्रांति में यहाँ पर उपज भी हुई, उसके साथ साथ और बस एक ही था कि हमें उन्नत बीज चाहिए। कृषि को बढ़ाने के लिए क्या हमें उन्नत बीज चाहिए, सफिशिएंट था। इसके अलावा टेक्नोलॉजी तो हम अभी लाए ही नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, कब से कब तक चली है? कब से कब तक चली है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो हमारा क्या कहते हैं, मेन उद्देश्य था कृषि। मेन उद्देश्य था कृषि पे। मॉडल कौन सा था? मॉडल था हेरलॉट डॉबर मॉडल। और टोटल किस पर था आपका डिपेंड? किस पर था? कृषि पर था। तो इसमें यहाँ पर कृषि को हमें क्या करना था, बढ़ोतरी करनी थी। आज मैंने कहा एक हरित क्रांति कब आई है, पंचवर्षीय योजना कब चली है, अंतर है ना। हरित क्रांति आई है 1966 to 67 और ये आपका 51 to 56 है। तो यहाँ पर कृषि में करा था। कृषि को अगर हमें बढ़ोतरी करनी है, बढ़ाना है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा ना। कृषि के लिए चाहिए क्या क्या होते हैं बताओ मुझे। हाँ, भूमि तो है ही हमारे पास। मैंने कहा भारत में भूमि पड़ी है, उस समय था ही नहीं कि हम उद्योग लगा ही नहीं सकते। हमारे पास एक ही काम था। जैसे कई बार होता ना, बंदा पढ़ा लिखा है, परिवार की परिस्थिति ऐसी आ गई है, उसके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, सिर्फ एक ही चारा बचा है, ठेला। क्या करेगा वो? ठेला या रिक्शा चलाएगा या ठेला ढूंढे, है ना। कितना भी पढ़ा हुआ है, उसका ऐसे समझ से आ गया, उसके पास कुछ है ही नहीं, हर तरह से कंगाल हो गया। इतना पैसा उसके पास नहीं है कि वो बिजनेस में लगा पाए। अब सिर्फ उसके पास क्या बच रहा है? ठेला। तो यही समझ लो, भारत की स्थिति उस समय ऐसी थी, उसके पास कुछ नहीं था। इतना पैसा नहीं था कि वो औद्योगिकरण कर पाए या इतना पैसा लगा पाए, उद्योग में लगा पाए। इतनी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन भी पढ़ी लिखी नहीं थी। भारत की जनसंख्या देखो तो उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर आपको उद्योग चाहिए या कुछ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ी लिखी जनसंख्या होनी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। पर हमारे यहाँ कृषि का ज्ञान सबको था, कृषि का ज्ञान सबको था ना। तो जो ज्ञान था हमने उसको उसके साथ ही ऐड करा कि ये ज्ञान है, बस इनको क्या करना है, उस मुकाम तक पहुंचाना है। आगे बात समझ में। तो हमारे पास सिर्फ एक चारा था उस समय कि हमें कृषि पर ही डिपेंड होना है, कृषि में ही हमें विकास करने हैं। कृषि में विकास करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं वहां लाई गई हैं आपकी, है ना। बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी में चलती है। जो भी आपकी नहरें खुदी, कौन सी नहरें हैं? सबसे पहली नहर कौन सी खुदी भारत में? इंदिरा गांधी नहर। किससे खोदी? कौन सी नदी से निकली है? ये सतलज नदी से निकली है ना। और खोदने का उद्देश्य क्या था? ये नहर बनाने का उद्देश्य क्या था? सिंचाई के लिए। कौन से क्षेत्र में नाप काटी? राजस्थान। जिस क्षेत्र में क्या है, पानी की कमी है, भूमि उपलब्ध है, तो हमें क्या करने का, पानी की कमी है पर भूमि हमारे पास उपलब्ध है, तो हमें क्या करना है, ऐसे क्षेत्र में नदियों का पानी पहुंचाना होगा जहाँ पर भूमि तो है पर पानी की उपलब्धता नहीं है। तो पानी की उपलब्धता वहां हो जाएगी तो कृषि अपने आप ही क्या हो जाएगी, होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे क्षेत्र में क्या हुआ, आपकी नहर खोदी। पहली नहर आपकी इंदिरा गांधी कहाँ से खोदी थी? आपके सतलज नदी से। और उससे जो लाभान्वित जिले हैं, मतलब राज्य है, वो आपके हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, ये क्षेत्र में क्या हो गया। और उसके बाद जो प्रयोग करते हैं, जब डॉक्टर या कोई दवाई बाजार में आने से पहले क्या करा जाता है, उसका एक्सपेरिमेंट करा जाता है ना।
अब ये बताओ, जो हम पानी कृषि के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम किस क्षेत्र में करेंगे? पूरे भारत में कर देंगे, है ना? तो पहला प्रयोग कृषि का हुआ था पहले चरण में, किसका? आपके हरित क्रांति का, वो पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। नहर काटी गई थी, बंजर यहाँ की भूमि क्या थी? बंजर टाइप की थी, थोड़े से है ना, मरुस्थलीय थी। तो उन्होंने क्या करा, कृषि में उसको डेवलप करा। जब पहली हरित क्रांति में जब इसको करा तो आपकी क्या हुई, फसल बहुत अच्छी हुई। जैसी जितनी उपज होती थी, मान लो भारत की उपज कितनी %, मैं मान रही हूँ, ये मत कह देना कि मैम इतनी नहीं हो सकती है, ठीक है? ये क्या है, ये मैं मान रही हूँ। मान लो हम 25% करते हैं, है ना? जब हरित क्रांति हुआ हम 50% में तो नहीं पहुंचेंगे, इतना भी एकदम नहीं करेंगे। इससे अगर हमें 10% या 15% का फायदा होगा तो हमें काफी है ना, काफी है ना? इतना हमारे खाने के लिए है, 5 हम बचा लेंगे तो 10 हम दे देंगे ना। आगे बात समझ में, इसको ऐसे समझो। तो इससे हमारा क्या हुआ, फायदा हुआ। हरित क्रांति का जब फायदा हुआ, फिर दूसरे चरण में हरित क्रांति कहाँ लगाएंगे? आपके बिहार साइड में लगाएंगे। इधर दूसरे चरण में आपके हरित क्रांति का प्रयोग कहाँ करा गया? आपके बिहार साइड में। अब किसी के अच्छे फायदे भी होते हैं तो बुरे फायदे भी होते हैं। क्या हरित क्रांति के अच्छे बुरे फायदे हुए? कुछ सभी होते हैं ना। अब हरित क्रांति में अच्छे बीजों को उत्पन्न करा, इसमें इसके साथ हमने उर्वरकों का इस्तेमाल किया ना। और ये उर्वरक कैसे थे? केमिकल बेस्ड ना, रासायनिक उर्वरक थे। अब रासायनिक उर्वरक अच्छे होंगे या बेकार है? बेकार ही होंगे, केमिकल है। हम केमिकल बनेगा तो बेकार ही है। ज्यादा में या कम में? ज्यादा में। जरूरत से ज्यादा कुछ भी हो जाता है तो वो बेकार ही होता है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी हो जाता है वो बेकार होता है, पहली बात। दूसरी, अब यहाँ पर जब आपकी कृषि हुई है, जब मैं आपको क्या पढ़ाई थी, जलवायु वगैरह पढ़ा रही थी, मिट्टी पढ़ा रही थी, तब मैंने कहा था कि जो आपके उत्तर भारत की मृदा है वो अम्लीय या क्षारीय है? पश्चिम उत्तर प्रदेश की मृदा कैसी है, अम्लीय या क्षारीय है? क्षारीय होगी। अम्लीय मृदा कहाँ की है? अम्लीय मृदा कौन सा फसल के लिए उपजाऊ है, फायदेमंद है? पेपर में ये सब चीज इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है। 1 मिनट या आधे मिनट में आपको क्या करना पड़ता है, सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में लाने होते हैं। बताओ, क्षारीय है कि अम्लीय है? अम्लीय मृदा कौन सी फसल के लिए? मुझे लगता है ये अम्लीय है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में लोग चूने का यूज करते हैं। चूना मतलब क्षार, चूना मतलब, और क्षारीय मृदा कहाँ की होगी? ये तो नहीं पता है। अम्लीय मृदा किसके लिए होती है, कौन सी खेती के लिए? चाय की खेती के लिए अम्लीय मृदा अच्छी होती है। और अपने यहाँ चाय की खेती होती है? नहीं होती है ना। अपने यहाँ मृदा कैसी है? क्षारीय है। क्योंकि अभी देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा सिंचाई है कौन सी परियोजना से होती है? उत्तर प्रदेश में नलकूपों से। नलकूपों से सिंचाई करने का फायदा क्या है, घाटा क्या है? फायदा ये है कि जो पानी होता है वो एक प्रकार से ताजा होता है, उसमें स्वच्छ पानी होता है। सबसे स्वच्छ पानी किसका होता है? वर्षा का। लेकिन अम्लीय वर्षा का नहीं, नॉर्मल वर्षा। हाँ, पहली वर्षा का बात कॉन्सेप्ट तुम मजाक में ले जाते हो मुझे, सीरियसली बोलो, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये बताओ, ठीक है राष्ट्रध्वज की नलकूपों से सबसे ज्यादा वही फायदा हो रहा है कि पानी हमें शुद्ध मिल रहा है। घाटा क्या है, घाटा बताओ सर इसका? मैम भूमिगत वाटर लेवल नीचे जा सकता है। वाटर लेवल नीचे जा रहा है और भूमिगत जल और हमारी कम हो रहा है। जो आपके जो पानी के साथ साथ जो क्या आ रहे हैं, पानी में कुछ अशुद्धियां होती है, वो सब ऊपर आ जाते हैं। पानी किसके भाप के साथ उड़ जाता है और वो सफेद सफेद पट्टी से जमती है। वो क्या होते हैं, ये केमिकल है जो भूमि की उर्वरता को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। आगे बात समझ में, उर्वरता कम हो गई है। अब उस उर्वरता को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करा है, जिस कारण हमारी पश्चिमी भूमि क्या हो गई है, हरित क्रांति के कारण उपजाऊ नहीं रही है। हो गई है नहीं, पहले उसके फायदे हमें बहुत दिखे और फिर जब हमें बहुत फायदे दिखे तो हमने उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह करा। जैसे कई चीज होती है ना, नया नया फोन आया तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पूरा पूरा दिन फोन में लगे रहते हो और उसके पीछे का बाद
समझ में आता है कि वो आपकी आंखें भी ले गया, सिर दर्द आपका टाइम भी ले गया, आपको मानसिक बीमार भी कर गया। तो ये पहली बार मिला वो बारे में सोच रहा हूँ। जिसे पहली बार मिला, सबको पहली बार मिला होगा तो वो इस्तेमाल वैसे ही किया होगा। तो सेम की बात है, जब हरित क्रांति आई थी तो हम लोगों ने उसके फायदे देखे, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद आप हमें दिखता है कि हमारे पश्चिमी जो क्षेत्र है, अभी आप देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी भूमि कैसी हो गई है, ज्यादा उपजाऊ नहीं रही है। उसकी अपेक्षा चावल गेहूं वगैरह की फसल ले लो तो आपकी किसमें, उत्तर प्रदेश में ज्यादा जो है उपजाऊ है। समझ में आ गया? तो आप जो आप इतनी क्लियर हो गई, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने ग्लोब पर, ठीक है? अब हम वापस आ रहे हैं अपने ग्लोब पर। मैंने कहा सूरज ऊपर है, सूरज यही बैठा है, ये मैं कह रहा मैम ये वाला सूरज का प्रकाश क्या है, मतलब जो अपना नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से सूर्य है, ऊपर जा रहा है। जैसे ऊपर जाता है तो फसलें पकती हैं। कौन सी? रबी की फसल पकना शुरू हो रही है और उसकी कटाई हो जा रही है। अब जब सूरज जैसे जैसे यहाँ आया, जैसे जैसे यहाँ आता जाता है, यहाँ पर क्या है आपके जल राशि है, जल राशि है। अब ये जल राशि को क्या कर रहा है आपके, गर्म कर रहा है। जब ये जल राशि को गर्म करेगा तो गर्म होने के बाद क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण होगा तो जो वायुमंडल है उसमें नमी की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। नमी की मात्रा बढ़ने पर वर्षा होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? संघनन के कारण। क्योंकि जब वो गर्म होगा तो ऊपर जाएगा। गर्म करने के लिए कौन चाहिए होगा? गर्म करने के लिए हीट चाहिए होगी उसमें। वर्षा की मात्रा दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक, वायुमंडल में नमी की मात्रा। सबसे पहली, अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा नहीं है, तापमान कितना भी ज्यादा होगा कभी बारिश नहीं होगी। समझ में आगे बात? वायुमंडल में नमी की मात्रा जितनी कम होगी और तापमान जितना अधिक होगा, ये तापमान कम होगा तभी बारिश नहीं होगी। दोनों चीजें डिपेंड कर रही हैं। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट है कि वायुमंडल में नमी की मात्रा होनी चाहिए एक अच्छी वर्षा के लिए। उसके साथ साथ आपका टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। जब यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश ऊपर जा रहा है तो क्या हो रही है, गर्मी बढ़ रही है और ये जल राशि से क्या हो रहा है, वायु नमी बढ़ कर रही है। जब ये ऊपर आई, कहाँ पर आपके कर्क रेखा भारत में है, कर्क रेखा पे पहुंच गया सूर्य का प्रकाश। अब हवा भी क्या है, ये गर्म हो गया तो हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलती है, हवाएं कैसे चलती है, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च से निम्न। अब यहाँ पर कौन सा वायुदाब बना होगा, कर्क रेखा पर। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है ना, हाँ, तो निम्न वायुदाब बना होगा। निम्न वायुदाब बना होगा। और यहाँ समुद्र में कौन सा वायुदाब होगा, उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब। तो हवाएं कहाँ से चलेंगी, समुद्र से समुद्र से स्थल की ओर। अब समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी, यही तो आपके व्यापारिक पवने हैं। समुद्र से स्थल की ओर चलेंगे, ये आपके व्यापारिक पवने हैं। यही पवनों में क्या है, ये अपने पवने अपने साथ क्या लेके आ रही हैं, जल, यानी नमी है इनमें। अब जब ये ज्यादा टेम्परेचर में आएंगे तो अपनी नमी को छोड़ती जाएंगी। अब अपनी नमी को छोड़ेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी। इतनी बारिश होगी कि पर्याप्त कृषि के लिए पर्याप्त है। अब ज्यादा बारिश, ऐसी कौन सी फसल है जिसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, धान गन्ना और मक्का। मक्का भी तो धान के साथ होती है, तभी तो अक्टूबर में आगे कटती है। इतना नहीं, इतना चाहिए नहीं होता, पर मौसम की यही चीज चाहिए, सेम मौसम इस टाइम में होता है। तो अब ये जो आपका मौसम परिवर्तन हुआ, मौसम परिवर्तन के साथ बारिश की मात्रा में भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आया। इसलिए अब जो आपके जो यहाँ पर बना है मौसम वर्षा वाला, तो कौन से जून में बन रहा है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यही टाइम होता है आपका धान का। जुलाई में अधिकतर बोते हैं, जुलाई अगस्त में, और कब काटते हैं आपके, अगस्त सितंबर में आके उसको काट देते हैं। नवंबर में, सितंबर अक्टूबर तक काटते हैं। रबी की फसल नहीं हो गया आप अक्टूबर में, क्योंकि मैं जून से लग जाता, 15 जून से लग जाता ना, 15 जून से मानसून आ जाता है। नेचुरल है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे बारिश होती रहेगी आप वैसे वैसे वहाँ पर फसल की बुआई करते जाओगे, नॉर्मल मानते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे भारत में कृषि डिपेंड करती है वर्षा पर और साथ ही साथ आपके मौसम पर। उसी हिसाब से हमने भारत की फसलों को कितने भागों में बांट दिया है, 3, रबी, जायद और खरीफ। समझ में आ गया? तो अभी हम जो बारिश आई
सूर्य ने उत्तरायण कर लिया, कर्क रेखा पे पहुंच गया। कब पहुंचा कर्क रेखा पर? 21 जून को 21 जून को। 21 जून के बाद फिर सूरज कहाँ आ जाएगा? वापस दक्षिण की ओर जाने लगेगा। अब आप देखते हो 21 जून के बाद मौसम में थोड़ा परिवर्तन, यानी कि बारिश हुई। फिर 26 सितंबर के पास आपकी क्या होती है? बारिश कम होती चली जाती है। कारण मानसून जो आया है, अब भारत में पूरा वर्षा करके, जैसे मानसून यहाँ से आया पूरी वर्षा करके लौटना शुरू कर देता है। क्यों लौटना शुरू करता है? क्योंकि सूर्य कहाँ से आ रहे हैं? कर्क रेखा से इधर आ रहे हैं भूमध्य रेखा पर। अब जब सूर्य कर्क रेखा से भूमध्य रेखा पर आ गया, अब भूमध्य रेखा पर कब आते हैं? सितंबर में, 23 सितंबर के बाद कर्क रेखा से फिर कहाँ आते हैं? मकर रेखा पर। अब आपके यहाँ कौन सा मौसम शुरू होने लगता है? सितंबर के बाद सर्द मौसम शुरू हो जाता है ना। अब सर्द मौसम शुरू हुआ तो मौसम का टेम्परेचर वैसा बन गया। गेहूं के लिए कम बारिश होनी चाहिए, तापमान ज्यादा नहीं होना चाहिए, सामान्य तापमान होना चाहिए। अब वैसी कंडीशन कहाँ बन गई? वैसी कंडीशन भारत में बन गई है ना। अब वैसी कंडीशन भारत में बन गई है, अक्टूबर तक आते आते अक्टूबर नवंबर तक आपने क्या कर दिया? गेहूं की फसल बो दी। गेहूं के साथ चना भी बो दिया, गेहूं के साथ मसूर भी बो दिया, है ना। मसूर भी क्या है आपकी? सरसों भी बो दिया। ये सब किसकी? आपकी सारी रबी की फसल है। रबी की फसल के लिए पर्याप्त जो जैसा ही टेम्परेचर चाहिए था वैसा आपका हो चुका है, मिल गया। अब फिर सीधे वही सीजन है, यहाँ पर गए, यहाँ पर बारिश हुई। अब यहाँ पर कौन सा मौसम बन गया है? सर्दियों का। और ये कर्क रेखा से इधर कौन सा मौसम बना है? गर्मियों का। कर्क रेखा से मकर से कर्क तक कौन सा बना है? सर्दी वाला बन गया ना, क्योंकि सूरज हमने कहाँ पहुंचा दिया? नीचे पहुंचा दिया। यहाँ पर ठंडा मौसम हो गया। अब जब ठंडे मौसम में बारिश हो रही है, जब मैंने आपको चक्रवात पढ़ाए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाओ तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ाए थे और शीतोष्ण, दो तरह के थे। दो तरह के चक्रवात थे। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कब आएंगे और शीतोष्ण कब आएंगे? क्या भारत में शीतोष्ण चक्रवात आते? क्यों नहीं आते? भारत की स्थिति क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कब आते हैं? सर्दियों में या गर्मियों में? कब से आना शुरू हो जाते हैं? कब तक आएंगे? जून में भी आए हैं, अभी दिसंबर में भी आ गया। कौन सा आया था? मोची पहला मोचा आया था, दूसरा मिचोल, है ना। मोजा, मिचोल ये सारे आए हैं ना। मिठिया, ये सब नाम ले देते तो क्या करा जाएगा। तो अब ये मुझे बताओ, चक्रवात तो डिपेंड कर रहे हैं ना आपकी कृषि पर, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गेहूं की फसल के पानी की जरूरत होगी या नहीं होगी? कम होगी। टेम्परेचर कैसे चाहिए होगा? अब पानी के गेहूं में आप डालोगे, गेहूं की फसल तो हमने लगा दी है, अब पानी उसमें कौन देगा? हम ही देंगे। जब बारिश होगी तो किसान पहले डिपेंड किस पे था? बारिश पे, है ना। बारिश होगी तो बारिश भी उसी हिसाब से हो रही है ना, बारिश भी तो उसी हिसाब से हो रही है। अब सर्दियों में गेहूं में हमें जरूरत है किसकी? वर्षा की। अब जो भारत में वर्षा होगी वो भी गर्मियों में हो रही है, मानसूनी वर्षा है, क्योंकि भारत कैसा है? मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो मानसूनी वर्षा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमेशा कैसी वर्षा होती है आपकी? मानसूनी वर्षा होती है। अब यहाँ से मानसून तो चला गया ना, जब मानसून चला गया तो वर्षा तो अब यहाँ होगी नहीं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपके कब आ रहे हैं? पहले मुझे बताओ, तभी तो बताऊंगी आगे। पानी कब गर्म होगा, पानी कब ठंडा होगा? धरती पहले गर्म होगी या पानी पहले गर्म होगा? पहले पानी गर्म होगा। दो राशियां हैं या दो राशियां अलग अलग हैं। दोनों राशियों का टेम्परेचर यानी कि गुस्सा, मेल और फीमेल दोनों अलग हो गए, कैटेगरी भी अलग हो गई इनकी। मेल की सहन करने की शक्ति क्या होती है? कम होती है, फिमेल की ज्यादा होती है। फीमेल को गुस्सा देर में आता है, मेल को गुस्सा बहुत तेज आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। ये मत कहना मैम उल्टा कह रहा हूँ, हर सीधा प्रवृत्ति होती है। मैंने क्या कहा? सबके अपने अपने विचार, नॉर्मली यही है। अब यहाँ देखो आपकी दो राशियां हो गई यहाँ पर, एक स्थल और एक जल। स्थल और जल साइंस में पढ़ा होगा, दोनों दो अलग अलग राशियां होती हैं तो उनका तापमान मतलब गलनांक और कंपनांक अलग अलग होता है ना उनके गर्म होने का। तो ठोस जल्दी गर्म होगा या तरल जल्दी गर्म होगा? ठोस गर्म
अपोज जमीन है ना। तो जब जमीन क्या हो जाएगी, बहुत गर्म हो जाएगी, उस समय समुद्र कैसे होंगे, ठंडे। जब पृथ्वी ठंडी मतलब जमीन ठंडी होगी तो ये क्या होंगे, गर्म। जब ये गर्म होंगे तभी तो चक्रवात आएंगे। तो जहां पर आपके क्या होगा, जब स्टार्ट में देखते हो मई जून का मौसम होता है या आपके नवंबर दिसंबर स्टार्ट मार्च अप्रैल मई, इस समय तूफान आएंगे। इस समय समुद्र क्या हो रहे होते हैं, गर्म हो रहे होते हैं, और पृथ्वी इस समय आपके स्थलमंडल क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। इस समय से चक्रवात आएंगे। और फिर जाने में क्या होता है, पृथ्वी गर्म है, जब मानसून लेके आ रहे हैं ना हम यहाँ, तो ये चीज गर्म हो गई, ये ठंडे हैं, ये गर्म है ठंडा, तब तो हवा चली। अब ये अभी इस समय ठंडे हैं, पर जब ये ठंडा होने लगेगा तब तक ये गर्म हो जाएंगे। जब ये गर्म हो जाएंगे, ठंडा होने लगेगा, तभी चक्रवात यहाँ बन जाएंगे। जब चक्रवात बनेंगे तभी चक्रवात यहाँ पर आएंगे। तो चक्रवात आपके क्या है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग नवंबर अक्टूबर नवंबर तक आते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है, आपके स्थल मंडल ठंडे हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर तक आते आते, और समुद्र क्या हो जाते हैं, आपके गर्म हो जाते हैं। भारत में जितने भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएंगे चक्रवात, उसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और ये चक्रवात आपकी गर्मियों में जो बारिश होती है उसके लिए अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं गेहूं में। जब गेहूं की फसल रबी है, और रबी भारत में इस समय कौन सा चल रहा है, आपका सर्द मौसम चल रहा है। अब हमारे यहाँ चक्रवात उष्ण तो आएंगे नहीं, उष्ण तो चले गए, शीतोष्ण की बात आती है, शीतोष्ण भारत में आते नहीं है। तो शीतोष्ण कहाँ आते हैं, जब सब ट्रॉपिकल जोन होगा वहीं पर तो आएंगे, है ना। अब गोलों में अगर सब ट्रॉपिकल जोन देखा जाए तो आपके 23.5 डिग्री से ऊपर वाला जो ट्रॉप होगा वहां पर, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका है, शीतोष्ण चक्रवात का क्षेत्र है। अब इसी समय यहाँ पर आपकी क्या है, भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात आता है। जब शीतोष्ण चक्रवात आता है तो जेट पवनों के प्रभाव से कहां पर आता है, पश्चिम साइड में। जैसे ये पश्चिम साइड में आया तो ये भारत के, अभी देखे थे ना बारिश हुई थी, बारिश हुई है ना, तो अब ये यही बारिश गेहूं के लिए अच्छी थी। और अगर नहीं होती तो क्या करता, किसान अपने से डालता पानी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, बारिश कर दी भारत में आके। तो जो हमें भारत उस समय गेहूं के लिए वर्षा चाहिए थी वो हमें किससे मिली, आपके शीतोष्ण मानसून से मिल चुकी है। और हमारे यहाँ भारत में कौन सी फसल बोई जा रही है उस समय, रबी, है ना। फसल ऐसे याद रखो, गेहूं स्पेशली मत बोलो, रबी की फसल बोई जा रही है। गेहूं तो सबको पता होता है कि रबी की फसल में गेहूं आ रहा है। तो रबी की फसल के उतना टेम्परेचर, उतनी बारिश की मात्रा। अब देखो अभी जो बारिश हुई थी क्या ऐसे होती, 4-5 दिन लगातार हो रही, 6-7 दिन लगातार हो रही है, कैसे हुई थी, 1-2 घंटे हुई, 1 दिन या 2 दिन हो गई, इतनी बारिश इनफ थी किसके लिए, आपकी रबी की फसल के लिए। क्लियर हो गया। तो दोनों तरह से हो गई। उतने आपकी रबी में जो मिलती है वो हमें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आपके पानी की पूर्ति कर रहे हैं, और टेम्परेचर भारत को वैसा मिल जा रहा है। और यहाँ पर आप तुम ये कह रहे हो, कृषि प्रधान की बात कर रहे हैं। भारत में हमारे तीनों ऋतुओं में हर तरह की ऋतु है, तो हर तरह की ऋतु के अनुसार क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर कृषि हो जा रही है। अगर हम शीतोष्ण में बात करें और विदेशों में बात करें, यहाँ पर क्या ये वाले क्षेत्रों में इतना गर्मी पड़ती है जैसे हमारे यहाँ पड़ती है? नहीं पड़ती है, पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। जब गर्मी ज्यादा नहीं होगी तो वर्षा भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जलवायु में नमी क्या होगी, कम होगी, नमी की कमी होगी। अब जब नमी की कमी होगी तो यहाँ पर इन देशों में कैसे फसल हो सकती है? इन देशों में खरीफ रबी की फसल हो जाती है ना, गेहूं, है ना, सुनते हो ना, गेहूं, मक्का कनाडा में, अमेरिका में, मैक्सिको में ज्यादा होता है। और जबकि इन क्षेत्रों में अगर आप इधर ही आ जाइए ब्राजील वगैरह क्षेत्र में, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर धान होगा। चीन में भी देखते हो धान हो जाता है ना। चीन में क्या हो जाता है आपका, धान, सबसे ज्यादा विश्व में धान, चावल की खेती या उत्पादन है, उत्पादन ही कहो, उपभोक्ता तो भारत है सब में चीजों में। भारत में इतनी खपत है, कुछ कहने के नहीं, कुछ भी दे दो खा लेगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी दे दो, चीन वालों को कुछ भी दे दो वो सब खा लेंगे, भारत वाले कुछ नहीं खाने वाली चीज, खाने वाले तो है थोड़ी खा लेते हैं। चलो सही कह रहे। अब हो गया इतनी बात। अब बात करते हैं भारत के मैप पर आ जाओ। ये चीज क्लियर हो गई आपको? पहली बात हो गई जो कृषि हो रही है पूरी एक ग्लोब पर जो परिवर्तन हो रहा है उससे हो रही है। अब इसमें परिवर्तन के अनुसार भारत में जो वर्षा की मात्रा है, प्रदेश है, वो क्या एक जैसी है? वर्षा की मात्रा हर
जलवायु एक ही जैसी रहती ना भारत में, वर्षा एक जैसी क्यों नहीं हो रही ये भी बताओ। ये सब मैं चीजें पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर में जरूरी है। नहीं तो उठा के मैं बता देती रबी की फसल में ये है, फिर उसमें फसल में ये है, बस समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भारत में जो बारिश की मात्रा है वो अलग अलग क्यों है ये मैं बेटा पढ़ा चुकी हूँ, जब आपको भारत की जलवायु पढ़ाई थी उस समय, और विश्व की जलवायु पढ़ाई थी तब भी। क्या कारण है? ताकि क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जैव विविधता ज्यादा है, वर्षा की मात्रा डिपेंड किस पे करती है? ताप पर, ताप पर, वायुमंडलीय नमी पर। उसके बाद स्थलाकृति पे नहीं करेगी, स्थलाकृति पे कैसे करेगी? स्थलाकृति ऊंचाई हो गया, ज्यादा ऊंचाई होगी तो टेम्परेचर वहाँ पे कम होगा। बताओ स्थलाकृति कैसे डिपेंड करेगी? स्थलाकृति डिसाइड कर देती हैं कि अतिवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी। वृष्टि का मतलब वर्षा, अतिवृष्टि का मतलब ज्यादा वर्षा, अनावृष्टि का मतलब बिल्कुल वर्षा नहीं, अल्पवृष्टि का मतलब कम वर्षा। अब बताओ ऐसे निर्भर करेगी जो पहाड़ होते हैं उनसे संलग्न वाले जो बादल होते हैं वो टकराते हैं तो वहीं पे बरस जाते हैं, वहीं बरस जाते हैं, अपोजिट नहीं जाते हैं। इसको अब आप ऐसे समझ लो, ये मैंने पहाड़ बना दिया, ठीक है, ये पहाड़ बना दिया, ये जलराशि है, ये स्थल हो गया। जलराशि से क्या हुआ? पूरा बना के बच्चों की तरह, और इनमें ये जो डॉट डॉट बनाए ना मैंने, ये क्या ना आपके नहीं बारिश थोड़ी ना है, ये बादल के अंदर पानी भर गया है, नमी है, ठीक है। बादल के अंदर क्या है? ये पानी वाले बादल है। बादल तो बहुत होते हैं, हर बादल पानी बारिश थोड़ी ना करवाते हैं। ये कौन से वाले बादल है जिनके अंदर काला काला पड़ गया है? ये पानी वाले बादल। जब ये पानी वाले बादल क्या होते हैं, हवा के साथ आते हैं, किस साइड हवा के साथ आए तो ये पहाड़ से टकराए, पहाड़ से टकराए, पहाड़ से टकरा के वो इधर नहीं आ पाए, ठीक है, इसी के सहारे यहाँ पर बरस गए। अब जब यहाँ पर बरस गया, इधर तो पानी दिया ही नहीं उन्होंने, जब इधर पानी नहीं दिया तो यहाँ पर क्या हो गया? वर्षा की मात्रा कम हो गई। वर्षा की मात्रा कम हो गई तो ये क्या हो गए? अनावृष्टि क्षेत्र हो गए, और ये अतिवृष्टि क्षेत्र हो गए, है ना। ऐसा ऐसा कौन सा क्षेत्र है भारत में? पश्चिमी घाट, अनावृष्टि या अतिवृष्टि? अनावृष्टि का, अनावृष्टि का पश्चिमी घाट के इधर साइड, पश्चिमी घाट का पुणे वाला है ना, जो उत्तर प्रदेश पड़ता है, वो आपका कौन सा हो गया? ये आपका पूरा हो गया पश्चिमी घाट। जब मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आया, पश्चिमी घाट के टकराया और सारी वर्षा यहीं कर देता है, इसके पीछे वाले में बारिश नहीं होती है। फिर यही मानसून कहाँ है? यहीं से प्रवेश करता है कहाँ? उत्तर भारत में। जब ये उत्तर भारत में प्रवेश करा तो ये हिमालय के सहारे टकराया, है ना, हिमालय के सहारे टकराया तो सारी वर्षा कहाँ करता गया? इधर करता गया। अब यहाँ से जब यहाँ टकरा रहा है तो पानी अधिकतर यहाँ से गिराएगा कि यहाँ गिराएगा? पीछे गिरा, नीचे मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था, जब आप सफर में जाते हो तो बहुत सारा सामान लेके जाते हो, जैसे जैसे सामान खत्म होता जाता है आप उसको गिराते जाते हो, है ना। अब शॉपिंग कर लाए वो बात अलग है, शॉपिंग कर लाए वो बात अलग है, हम यहाँ बाहर शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। बाहर शॉपिंग करते हैं यहाँ, जब यहाँ पर इन्हें पानी मिल जाता, तब ये शॉपिंग करते हैं, इन्हें पानी तो मिल ही रहा है, जो चीज लेके हैं उसको क्या करना है? गिरा रहे हैं। गिराएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वो अपनी नमी को छोड़ते जा रहे हैं। जैसे आप देखो, आपकी बॉडी में नमी होती है, अभी मौसम शुष्क है, टेम्परेचर कम है तो आपकी बॉडी की नमी लीन कर रही है, पसीना आ रहा है? नहीं आ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, आपके शरीर की नमी निकलती जाएगी, यानी कि आपके शरीर में जो पसीना है वो निकलेगा। सेम ऐसी बात समझ लो, बादल के बॉर्डर में क्या है? इस समय पानी भरा है, यानी कि उसकी बॉडी में पसीना है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो उसका भी पसीना क्या होगा? निकलता जाएगा। एक लिमिट ही तो है भरने की, उसमें एक लिमिट है, वो एक लिमिट भर के चला था कहाँ से? समुद्र से। और जब वो एक लिमिट समुद्र से भर के चला तो वो सारी लिमिट तो गिरा देगा ना। तो जैसे ही जैसा जितनी दूरी तय करता जाएगा पानी गिराता जाएगा ना, जब वो लास्ट में पहुंच जाएगा तो उसके पास क्या उतनी नमी रह जाएगी? नमी क्यों नहीं रह जाएगी? क्योंकि जितनी नमी वो अपने साथ लेके आया था वो गिराते हुए चला जा रहा है, बीच में उसको पानी नहीं मिला है ना, बीच में उसको पानी नहीं मिला। यानी कि आप ऐसा समझो, आप एक अपना बॉटल लेके गए हो कहीं सफर में, पानी आप धीरे धीरे पीते गए, कहीं आपको लास्ट तक पहुंचना है, बीच में आपको पानी नहीं मिला, आपकी बॉटल का पानी खत्म हो गया, अब आपको प्यास लगेगा, आप पानी पी पाओगे क्या? नहीं पी पाओगे ना। सेम कंडीशन बादल के साथ है,
बादल अपने साथ पानी लेके आया है, बीच में उसको पानी कहीं नहीं मिल रहा है, जितना वो पानी अपने साथ लिया था वो सब क्या गया, गर्मी के कारण वो गिराता चला गया, और जितना सब उसने तय करा है वो सब क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी, इस साइड होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे पवनें ऊपर जाएंगी बारिश की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक पवन आती है इधर से, दो कटी ना, एक इधर से कटी और इधर मुड़ गई। जब इधर से मुड़ के इधर आती है तब भी वो बारिश करवाती है आपके, है ना। जब इधर से पवन आएगी तो बारिश की मात्रा इधर अधिक होगी या इधर अधिक होगी, इधर अधिक होगी और इधर कम होगी। आगे बात समझ में, इधर अधिक है और इधर कम है। अब इधर कम, इधर से भी वर्षा कम हो रही है, इधर से भी वर्षा कम हो रही है। तो आप ये देखना जो आपका पश्चिम वाला क्षेत्र है और ये राजस्थान वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके अरावली है, अरावली से पानी टकरा गया तो बारिश इधर ज्यादा हो गई उधर कम हुई। इधर कौन सी है आपकी गिरिनार पर्वत है, मांडवा पर्वत है, ये सब यहाँ से टकराया बारिश करके यहाँ पर, तो ये वाला क्षेत्र क्या रह जाता है, शुष्क रह जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। जब बारिश की मात्रा की कम है तो यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी होगी आपकी, अनउपजाऊ हो गई, शुष्क हो गई, रेतीली हो गई। क्लियर हो गई, आप समझ में आ गया। अब बारिश जब कम होती गई तो मात्रा भी, कृषि भी वैसे डिपेंड होगी ना। अब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए तो वहां पर आप कौन सी खेती देखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे ले लो आप, इटावा, आगरा, फरुखाबाद, ये वाले क्षेत्र में जाइए तो खेती अधिकतर किसके लिए फेमस है, ये एरिया, आलू, मूंगफली, है ना, मोटा अनाज है, राजस्थान मोटे अनाज के लिए फेमस है। क्यों, ऐसी फसलों के लिए हमको ज्यादा बारिश नहीं चाहिए होती है, कम पानी की मात्रा में, और मिट्टी कैसी होती है आपकी, रेतीली मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी होगी। तो इस क्षेत्र में अधिकतर आपके क्या होंगे, मोटे अनाज होंगे। अब आप इधर आओ, किस साइड आओ, पूरब साइड। अब आप यूपी में देखो, अब आप यूपी में देखो या आप पूरे देश में देखो, पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, किसमें, चावल में है ना। गेहूं में नंबर 1 पे कौन है, यूपी, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, है ना। गेहूं में शायद पंजाब तीसरे नंबर में, गेहूं में भी और चावल में भी। पहले नंबर पे चावल में पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे में पंजाब है। गेहूं में बात करेंगे तो पहले उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपका पंजाब है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब पंजाब में जो गेहूं हो रहा है वो उसका इफेक्ट क्या है आपका, हरित क्रांति, और साथ में आपके पंचवर्षीय योजना में जो आपकी क्या चली थी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई थी नदी के लिए। अब हम अगर नदी को देखें, क्योंकि नदी भी क्या करती है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, किसके लिए, आपके कृषि के लिए। अब आप देखते हो नदी आपको पढ़ाया है, गंगा नदी की साइड नदियां कौन कौन सी हैं, बहुत है, बहुतों का नाम तो बता दो मुझे। सबसे बड़ी यमुना हाँ, किस दिशा की बताइए, है सीक्वेंस में नहीं बतानी है, बस नदियों के, गंगा नदी के नाम बता दो, कहाँ कहाँ मिलती है, कहाँ पर सबसे ज्यादा नदी मिल रही है और क्यों मिल रही है, कहाँ मिल रही है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा नहीं मिल रही है, डिपेंडेंट तो उस पर भी कर रहे हैं ना हम, कृषि को उस हिसाब से तो बांटेंगे। नदी तो आपके उत्तर प्रदेश से पूरी स्टार्ट है, बिजनौर से स्टार्ट हो रही है गंगा नदी, बिजनौर से स्टार्ट होके पूरा अपना हो के बलिया से बाहर निकल के फिर ये पश्चिम बंगाल में आके यहाँ पर गिर रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं, मैंने क्या बात करी, यहाँ पर आपकी खेती ज्यादा हो रही है चावल की, फिर आपकी गेहूं गन्ने की हो रही है, फिर यहाँ पर आपके सूखे की हो रही है, सूखी मिट्टी भी सूखी है ना, बारिश की मात्रा भी कम है, पानी के सोर्सेज भी कम है, पर नदी तो यहाँ से भी गुजर रही है। पर यही क्यों है ऐसा, यहाँ पर पानी की पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही, आपूर्ति क्यों नहीं हुई है इस क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर और इस क्षेत्र में क्यों है, वहाँ पर नदियाँ कम मिलती हैं, वहां पर नदियां कम मिल रही हैं, नदियों के दोआब जो है वो बहुत दूर है, और यहाँ पर नदियां क्या है, आगे फटाफट मिल रही है। आपके कौन सी मिल गई, यमुना मिल गई, गंडक मिल गई, घग्गर मिल गई, है ना, महानंदा मिल गई, ये सारी नदियां देखकर कहाँ मिल रही हैं, आपके बिहार क्षेत्र में आगे मिल गई है। क्लियर हो गया, बिहार क्षेत्र में आगे मिल रही है, जहाँ नदियां मिल गई वहाँ दोआब भी ज्यादा बन गए, और दोआब ज्यादा वो होते ना, अधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, दोआब अधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, और प्लस जब बारिश हो रही है तब भी यहाँ पर पानी क्या मिल रहा है, अधिक मात्रा में मिल रहा है। इसलिए इस वाले क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर हो या जो कृषि होती है वो कौन सी कृषि हो रही है, जिसको पानी की अधिक मात्रा चाहिए होती है। अब उसमें यहाँ डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम पे चावल बो रहे हैं, पश्चिम बंगाल या झारखंड की तरफ जाएंगे ना आप, तो वहां पर चावल ही बोया जाता है, पूरी साल चावल ही बोया जाता है वहां पर, क्योंकि पानी की मात्रा उनके पास अधिक पर्याप्त है। ठीक,
अब जैसे हम लोग के मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल भी बताया था कि जहाँ जाओगे वहाँ पर वही चीज मिलेगी। समुद्र, 1 मिनट रुको, समुद्र किनारे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सी फूड मिलेगा, है ना। रोटी चावल बहुत मुश्किल से खाने मिलेंगे। जब हम लोग उत्तर प्रदेश या पंजाब की साइड आओगे तो आपको रोटियां ज्यादा मिलेंगी खाने के लिए। उत्तर प्रदेश में आपको खाने के लिए रोटी भी दे देंगे, चावल भी दे देंगे। बिहार में और ये झारखंड या पूरब की साइड जाओगे तो आपको रोटी कम मिलेगा, लोग वहाँ चावल ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों चावल ज्यादा? मच्छी चावल, चूड़ा, है ना, सब्जी चूड़ा ये खाते हैं ना, खाते हैं ये चीज। क्यों खा रहे हैं? लिट्टी चोखा ये पूरब में ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसी चीज की क्या है? बहुलता है। चावल ज्यादा है तो लोगों के लिए चावल ज्यादा जरूरी है। पंजाब में जाओगे तो लोग गेहूं ज्यादा खाएंगे, चावल कम खाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश वाले दोनों चीजें बैलेंस खाते हैं, तो चावल भी खाएंगे। कई बार तो जब तक चावल नहीं मिलेगा तब तक खाना ही पेट भरा हुआ ही लगता है, होता है ना, तो दोनों चीजें खाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा हुआ है भारत में कि हर एक तो बारिश कर रही है, ऊपर से आके नदियां कर रही है, तो फसल अच्छी तरह कर देती हैं। आगे बात समझ में। तो दूसरी बात, नदियां के दोआब डिसाइड कर रहे हैं कृषि कैसी होनी है, भारत में वर्षा डिसाइड कर रही है, और भारत का टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि भारत में कृषि कैसी होनी है। टेम्परेचर के आधार पे हमने किसको बांट दिया है? आपके 3 तरह की फसल बोई जा रही है, कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। और वर्षा के आधार पर हमने क्षेत्र बांट दिया है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल हो सकती है ना। तो कौन सी फसल हो जाती है? खाद्यान्न फसलों में कौन सी फसल होती है? खाद्यान्न में कौन सी फसलें आती हैं ये मुझे बताओ। गन्ना भी तो खाद्यान्न में आ रहा है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आज तुम्हें सब्जियां खाद्यान्न में आती हैं, खाद्यान्न अनाज में आ रही हैं। अब जिनको ही क्लासिफिकेशन करना है बताओ, खाद्यान्न सब्जियां कौन सी हैं? खाद्यान्न सब्जियां, खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? अनाज आएंगे। अनाज कौन से हो गए? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब क्या हो गए आपके? खाद्यान्न हो गए। बगानी और बगाती में क्या फर्क है? बगानी और बगाती, हाँ बगानी और बगाती। बगानी फसल कौन सी? बकैती क्या होता है? बकैती तो कोई सब्जी नहीं है, फिर वो जो होगा तो उसका भी रीजन को अलग ही है ना। हाँ वो बहुत गंदा। चलो बगानी बताओ, बागानी और बगाती। बगाती बागाती कौन सा बोला था? बगानी है ना, बगानी और बागवाती। बगानी तो जैसे चाय जो है चाय कॉफी हो गई है, जो आपके ये फ्रूट्स वगैरह की होती है, जो फ्रूट्स की होगी वो बगानी हो गई। जो आपकी चाय पत्ती कॉफी की होगी वो आपकी बागवाती हो गई। आगे बात समझ में। जो आपके फ्रूट्स की होगी वो आपकी बगानी फसल हो गई, जो आपकी ये हो गई ये चाय कॉफी, ये हो गई आपकी बगाती फसलें हो गई। तो अब हम भारत में जो कृषि कर रहे हैं मिट्टी के आधार पर, क्या एक ही चीजें कृषि के लिए? मिट्टी भी डिपेंड कर रही है ना। जलोढ़ मिट्टी किसके लिए अच्छी है? कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी तो है ही अच्छी, है ना। कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी तो है ही अच्छी, ऑलराउंडर है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जा रही है? सिर्फ उत्तरी भारत में पाई जा रही है। इधर उधर कहाँ? इधर उधर कहाँ? इधर उधर का बताओ मुझे, इधर उधर कहाँ पाई जा रही है? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। इधर उधर पाई जा रही है। टॉपिक तो पता नहीं क्या होगा। बताओ तुमको ये भी पता था एसोनाथन की? एक साइंटिस्ट है। मैं जो पूछ रही हूँ बताओ, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बेटा सब चीजें तुम्हें पढ़ा चुके हैं, ऐसा कुछ भी टॉपिक नहीं है जो नहीं पढ़ा है। जलोढ़ मिट्टी मतलब ऐसी मिट्टी जो नदियां ला रही हैं, तो जहाँ जहाँ नदियां होंगी वहाँ मिट्टी वो वाली आएगी। कहाँ कहाँ क्षेत्र है वो बता दो। नदियां तुम लोगों ने पढ़ी है,
होता है। अब वो वाला क्षेत्र बताओ, यहाँ वहाँ वाला। यहाँ वहाँ वाला यूपी। हाँ सही। यूपी हो गया बेटा, जलोढ़ मैदान में। यूपी तो पहले तुम लोगों ने बोलते उत्तर भारत में है, वो उत्तर भारत का मैदान पूरा शिफ्ट कर दिया हमने। जब जैसे आपने उत्तर भारत बोल दिया, हरियाणा थोड़ा सा ये पूर्वी वाला पंजाब आ जाएगा। हाँ, और थोड़ा सा गुजरात का एरिया आ जाता है। और इधर आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा किनारे वाला एरिया है। सीधे सीधे सिंपल भाषा में बोल दो, कौन से जो आपके नदियों के कौन से होते हैं जहाँ डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, है ना, तटवर्ती क्षेत्र। तटवर्ती क्षेत्र में नदियाँ आती हैं, चाहे वो पश्चिमी घाट हो चाहे वो आपका पूर्वी घाट हो। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी कौन सी मिलती है आपको? जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है जलोढ़ मृदा वहाँ पर? क्योंकि नदियाँ वहाँ पर आके अपना मुहाना बना रही है और क्या कर रही है, एक क्षेत्र का निर्माण कर दिया है। तो वहाँ कौन सी मृदा पाई जा रही है? जलोढ़ मृदा। जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाएगी आपके खाद्यान्नों के लिए, गेहूं चावल के लिए अधिक उपयोगी है। अब बात करते हैं जो भारत में कृषि हुई है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पाई जा रही है। आप इधर आओगे तो क्या देखोगे, आप ऐसे सोचो, आप इधर से ट्रेन में बैठे, ट्रेन से बैठे हम पूर्वी पश्चिम पूर्वी कहाँ गए? उत्तर प्रदेश गए। हम गए वहां देखा हमने खूब हरियाली हरियाली वाले क्या है आपके पौधे लगे, क्या है? धान और गेहूं लगा है। वहां से हम घूम घाम के पूरा पहुंचे कहाँ? असम वाले क्षेत्र में पहुंच गए। तो क्या आप हमें गेहूं धान दिखेंगे? क्या दिखेंगे? चाय के पौधे, यानी कि चाय के बाग दिखेंगे। अब यहाँ पर घूम घाम के फिर हम फिर से इधर वापस आए और हम इधर आते गए, फिर हमें क्या दिखेगा? नारियल और नारियल दिखेगा। नारियल दिखेगा। और क्या दिखेगा? तंबाकू दिखेंगे। और क्या दिखेगा? रबर के पौधे दिखेंगे, है ना। और क्या दिखेगा? काजू दिखेंगे। मसालों के क्षेत्र, ड्राई फ्रूट, पूरा ये ड्राई फ्रूट दिखेंगे। और क्या दिखेंगे? आपके मसाले के क्षेत्र दिखेंगे। अब जैसे हम इधर आएंगे फिर हमें क्या दिखेगा? मैम कपास के। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन के राज्य केरल, मध्य प्रदेश दिखा है। क्यों? केरल है क्या? किसमें? मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश दलहन में आ गया, दलहन में आ गया है। केरल तो पता ही है, प्राचीन समय से है, बट अभी मध्य प्रदेश क्यों नहीं? मध्य प्रदेश का किसमें देखा तुमने? एक बार इसको देखा था तुमने? इसलिए पता ही नहीं कुछ छोटा कभी तो नहीं नहीं नहीं, हाँ हमें बता दो क्या बचेगा। पर हाँ ये है कि मध्य प्रदेश अभी तक सोयाबीन में, आप सुन लो, मध्य प्रदेश अभी तक सोयाबीन में क्या था? नंबर 1 पर था। अब महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश नहीं है। अब बात कर लो, अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बारिश है नहीं ना, अभी मैंने बताया यहाँ बारिश नहीं है, तो यहाँ कौन सी वाली फसलें होंगी? बकाली होगी या बगाती होगी? बगाती यहाँ पे देख ली, बगाती का क्षेत्र यहाँ पे देखोगे, बगाती मतलब आप कॉफी का देखोगे, ठीक है, काजू देखोगे, फ्रूट्स देखोगे, मसाले के देखोगे, यहाँ देखोगे। अपने यहाँ का मसाला लगता है, मसाले पौधे देखे आपको लगाते हुए? नहीं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी वैसी नहीं है, वहाँ की जलवायु भी वैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ की जलवायु अलग है और यहाँ की जलवायु अलग है। यहाँ पर हम लोग स्वेटर पहन रहे हैं, कैप लगा रहे हैं, पर यहाँ पर लोग हाफ टी शर्ट पहन रहे होंगे। अभी बारिश हो रही है तब भी हाफ टी शर्ट ही पहन रहे होंगे, है ना। कितनी भी बारिश हो रही होगी तब भी क्या कर रहे होंगे? हाफ टी शर्ट पहन रहे होंगे। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, जितने कपड़े आप पहने उससे ज्यादा कपड़े पहने होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पर कौन से फल हो रहे होंगे? पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर कौन सी फसल हो रही होगी? क्या आपके यहाँ संतरा हो सकता है? अंगूर, वो अंगूर कह रहे हैं, सेब हो सकता है, अखरोट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? यहाँ की जलवायु, वहाँ की जलवायु यहाँ के हिसाब से नहीं हो सकता। केसर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो आपने देख लिया ना, मिट्टी के साथ साथ वर्षा की मात्रा के साथ साथ आपकी जलवायु क्या करती है? आपकी कृषि को डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से हम भारत में जो फसल लेते हैं, खाद्यान्न लेंगे, खाद्यान्न के बाद नकदी फसल, नकदी में हम बगानी लेते हैं ना मोस्टली। प्याज भी आ जाएगा, प्याज भी दोनों भी। हाँ, ओए क्या होगा? नकदी फसल। वो क्या होता है? अरे वो उसके बाद
गिरी रेशम बन रही है, किससे बन रही है? आप लोगों से बन रही है रेशम? किससे बन रही है? हैं? ऊन बनती है भेड़ की तो रेशम किससे बनती है? शहतूत के कीड़े तो कीड़े का वो कहाँ कौन सी उसमें आएगा कैटेगरी में, है ना? और जो आपके दुग्ध उत्पादन है, दूध वाले हैं, वो भी तो किसमें आएंगे? क्योंकि वो भी तो कृषि में ही आ रहा है, आगे से उद्योग तो नहीं लगा रहे ना उसके लिए हम। एपीकल्चर सेरीकल्चर सभी में कृषि खेती के अंदर आ गए ना कृषि में। और क्या आ जाएगा कृषि में? मधुमक्खी पालन, ये सब इसमें आ गया। मत्स्य कृषि में कर लेंगे हम। और बताओ खाद्यान्न ले ली हो, नकदी ले ली हो, उसके बाद बागवानी नहीं कर ले, नकदी में गन्ना ही ले लेंगे। बागवानी या बागवानी और कौन सी फसल हो जाएंगी? बागवानी बताई थी हमने वो बागवाती जी मैम जी पता नहीं इसके बारे में बताइए। एक बार फिर से बता दो मैम। बागवानी फसलें वो होती हैं जो हम फल वल लगा रहे हैं जिसमें, ठीक है। बागवानी फसलें वो हैं जो हम चाय कॉफी ये वाली चीजें लगा रहे हैं, चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, ठीक। और आपका तंबाकू हो गया, ये सब किसमें आते हैं आपके? बागवानी में। बागवानी में वो फसलें जो फल फ्रूट्स वाली बागवानी वो होती है जिसमें बेसिकली फल, हाँ। बागाती होती है जिसमें पत्ती का यूज होता है। हाँ, तो ये आपके इसमें नहीं तंबाकू पत्ती का यूज नहीं हो रहा है, लकड़ी का हो रहा है क्या? चाय में, कॉफी में, है ना? तो ये आपकी क्या हो गई? बागाती। और ये बागवानी जिसमें हम क्या हो रहे हैं? फल फ्रूट्स और सब्जियां आ रही हैं। मोस्टली जो हमारी बागाती वो होती है कृषि, ये कैसी होती है? ट्रक फार्मिंग होती है। कैसे अंदर ना इसके अंदर अगर ट्रक फार्मिंग को लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं? ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? पेपर वाले तो बच्चे आए ही नहीं है, लग रहा है पेपर दे दिया समय में चले गए। नहीं तो मैम दो लोग बैठे हैं इससे ज्यादा मैं तुम भी हो। और मैडम क्वेश्चन आपके काफी फंसे थे लेकिन हम सही से नहीं पढ़े, अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हमने सही से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन हमारे फंसे ही होंगे, बहुत ही फंसे। आपके क्या फंसे होंगे? नहीं मैम आपने जो पढ़ाया उसकी बात करो। हमने सही से नहीं पढ़ा था मैम, हम हाँ, हल्के हल्के नहीं है। आपको नहीं उसको तुमको रियली मैं बताऊं, होता है ना, आपको जो पता होता है, मेरे साथ नॉर्मली होता है, जो मुझे पता होता है क्वेश्चन ये वाला आएगा, इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। लास्ट टाइम पर था एग्रीकल्चर में देख के जाऊंगी, लास्ट में ये देख के जाऊंगी। इसका ज्योग्राफी का आइडिया लगाने के खाल वो पाल और मुझे वो किरम नहीं पता था, बाकी मुझे सारा पता था उनके बारे में। था बोर पाल पाल नीचे थालो पर नीचे हाँ ये वाला है। ये वाला भी आया था। और मैं कितनी बार तुमको बोला, मैंने 1000 बार बोला है, देश की राजधानी रट लेना और याद रखना। तो किसकी रखना? मिडिल एशिया की रखना और अफ्रीका की रखना। इसके बाहर कभी नहीं पूछा जाता है। ओशियान देश की पूछ लेना। प्रशांत में भी नहीं, ओशियानिक प्रशांत में जितने ओशियानिक प्रदेश पड़ते हैं ना, प्रशांत में से छोटे छोटे द्वीप और उन्हीं की बॉर्डर। तब भी इससे ज्यादा इस ज्योग्राफी में इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ये खाल का बोलना नहीं है ना हमारा। हाँ, और पालघाट नीचे आते हैं। हो गया? किसको जोड़ता है? पालघाट किसको जोड़ता है? केरल तमिलनाडु। पलक्कड़ को कोयम्बटूर से। मैंने और फिर सारा याद था, बस किरम नहीं मैंने याद करा था, पता नहीं क्या हुआ। और पूरा पता था बिल्कुल। नदियों का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, नदियों का एक भी क्वेश्चन नदी का नहीं था। नदियाँ और झील के अलावा कुछ था ही नहीं। नदियों का ऐसी ऐसी हुई है। मैं सुनी नहीं थी भाई। चलो आप समझ में आ गया। अब मुझे बागानी फसल पता है, ऐसी फसलें जो किसमें होंगी? आपके बागों में। इसमें कौन से लेकर फसल आएगी? आपकी सब्जी आ गई और आगे फल फ्रूट्स आ गए। इसमें कौन से आगे? आपके चाय पत्ती, कॉफी, तंबाकू, रबड़, है ना? और उसके साथ और एक्स्ट्रा भी जो होती है ये क्या बनता है? वो दूध से बनाते हैं शायद। दूध से अरे व्रत में खाया जाता है साबूदाना। साबूदाना वो भी तो कृषि हुई ना, पौधे से तो मिल रहा है वो, है ना? अब खाद्यान्न में कौन सा हो गया आपके? खाद्यान्न में कौन कौन सी फसल है? गेहूं, चावल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। गेहूं, चावल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। बात नहीं करो पीछे।
गन्ना, प्याज। गन्ना हो गया, ऐसी फसल। अच्छा ये बताओ, अब सुनो मेरी बात, खाद्यान्न फसल हम जो क्या लाए थे, हरित क्रांति लाए थे, अधिकतर किस पे लाए थे? खाद्यान्न फसलों पे, है ना, खाद्यान्न फसलों पे आई थी। पहले हमारे यहाँ कृषि होती थी, वो कैसे होती थी? खाद्यान्न अधिकतर होती गहन खेती, गहन कृषि के अंतर्गत आती है आपकी खाद्यान्न फसल। लोग क्या करते थे पहले, हमारे बुजुर्ग उतनी ही बोते थे क्योंकि उनको बिजनेस नहीं करना होता है, जितना उन्हें यूज करना है, बेचने के लिए नहीं होते थे। कई फसलें गांव में अभी भी हैं, बेचने के लिए नहीं, सिर्फ अपने यूज के लिए होते हैं। बेचने के लिए आप थोड़ा सा लोगों को लालच आने लगा है ना, लालच भी नहीं बोलो, क्यों है? अब आपको क्या करना है? पैसा कमाना है, सबका उद्देश्य अपने समाज में रहना है, तो पैसा कमाना है, हम उसको लालच नहीं कह सकते। तो अब वो उत्पादन भी क्या करते हैं, अपने लिए भी बचाते हैं और बेचते भी हैं। कई फसलें हैं जैसे सरसों, सरसों है, सरसों का किस में आती है? नकदी में आएगी, है ना। अब इसी को हम नकदी में दलहन तिलहन कर ले, तो नकदी में आपकी डिवाइड हम क्या कर ले, तुम लोग अपने आप बांट लेना कौन सी फसल आपकी कौन सी दलहनी है। कई बच्चों का भी दलहनी और तिलहनी में पता नहीं होता है। मूंगफली क्या है? मूंगफली तिलहनी है, सरसों, सोयाबीन और राई तिलहनी है, ठीक है। और दलहनी में कौन कौन सी फसल है? डालेंगे आपकी कौन सी है? दलहनी है, ठीक है। जितनी भी आपकी खाद्यान्न फसलें हैं, आप यहाँ पर देखो खाद्यान्न फसलें में, सुन लो मेरी बात, खाद्यान्न फसलें कौन सी? गेहूं, गन्ना, जौ, बाजरा, मक्का। क्यों जौ नहीं है? गन्ना बोल दिया मैंने, अच्छा सॉरी, गन्ना बोल दिया। गेहूं, गेहूं फिर से पूछा, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, चना इसमें नहीं आएगा, चना दलहनी में आता है, ठीक है। ज्वार, गन्ना कहाँ होगा सबसे ज्यादा? क्या गन्ना? हाँ, यूपी में होता है। महाराष्ट्र में भी होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सबसे ज्यादा यूपी में हो रहा है। यूपी में होने का कारण? बताओ। तराई क्षेत्र में गन्ना कहाँ है आपका? सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है आपका? तराई क्षेत्र में। तो दिमाग में आप क्षेत्र भी रखोगे, क्षेत्र के साथ साथ क्या रखोगे आप? उसका एरिया, कौन सी फसल कहाँ हो सकती है, साथ ही साथ आपके पानी की मात्रा, है ना। अब मैंने बताई कि आपको धान, धान सबसे ज्यादा किधर मिलेगा आपको? पूर्वी साइड में। कारण क्या है वहां पर ज्यादा मिलेगा? पानी की मात्रा पर्याप्त है, वो गंगा के मतलब नदियों का पानी भी मिल रहा है उसको वहां पर, और बारिश का पानी मिल रहा है। जब बारिश का पानी आता है तो बारिश से हो जाती है। फिर जैसे जैसे आप कहाँ बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ोगे, बारिश की मात्रा क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा? जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ोगे बारिश की मात्रा अधिक या कम? पश्चिम की तरफ। हाँ, जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ोगे बारिश की मात्रा कम होती जाएगी। जब बारिश की मात्रा कम होती जाएगी तो मिट्टी कैसी होती जाएगी? शुष्क। जब शुष्क मिट्टी होती जाएगी तो खेती की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी, फसल की प्रवृत्ति। तो आपका जितना पश्चिमी क्षेत्र है अधिकतर किसके लिए आपके फेमस है? मोटे अनाजों के लिए। मोटे अनाज ले लो या दलहन ले लो या तिलहन ले लो। यूपी का बुंदेलखंड ले लो, किसके लिए फेमस है आपके? दलहन के लिए। एमपी वाला क्षेत्र ले लो, एमपी कहाँ गया ये रहा, एमपी वाला क्षेत्र ले लो, किसके लिए है? तिलहन और दलहन के लिए। राजस्थान ले लो, किसके लिए फेमस है? तिलहन के लिए। और कोई फसल वहां पर नहीं मिलेगी। सरसों बहुत मिलेगी, मूंगफली बहुत मिलेगी, बाजरा बहुत मिलेगा, मक्का नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझे, क्योंकि पानी की मात्रा भी कम होती जा रही है। पानी की मात्रा के साथ साथ मिट्टी कैसी होती जा रही है? शुष्क होती जा रही है। तो रेतीली मिट्टी के कौन सी आपकी फसल चाहिए होगी? रेतीली मिट्टी के कौन सी फसल? कौन कौन सी फसल? एक ही फसल बताओगे? रेतीली मिट्टी रेतीली मिट्टी के कौन कौन सी फसल आवश्यक है? दलहन हो जाएगा, दलहन तो सब हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगी, आलू हो जाएगा कि नहीं? आलू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाला क्षेत्र है, मिट्टी यहाँ पर कौन सी पाई जा रही है?
क्षेत्र है, पूरा आपका दक्कन का क्षेत्र है, और दक्कन से जो निर्मित पठार है वो कैसी है, लावा निर्मित मिट्टी कैसी मिल रही है यहाँ पर, काली। काली मिट्टी किसके लिए है, कपास के लिए। कपास की खेती है ना। कपास के साथ आपका काजू की खेती भी यहाँ पर हो जाएगी। समझ में आ गया? अधिकतर किसकी होगी आपकी, कपास की खेती। यहाँ पर जब आओगे तो आपकी कौन सी हो रही है, कपास की खेती। उससे जब नीचे आओगे तो आपको कौन सा मिलेगा, बिल्कुल शुष्क है ना, बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है ना, बारिश की मात्रा भी यहाँ पर कम है। काजू वगैरह जो आपके मसाले होंगे, मसाले के साथ साथ जो आपके क्या है, ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स अखरोट वगैरह नहीं, सिर्फ काजू, सिर्फ क्या है आपका, काजू। इसके अलावा पिस्ता भी हो जाएगा, अंगूर होंगे, अंगूर भी होगा यहाँ पर, संतरा भी होगा, अनार भी होगा, केला भी होगा, खजूर भी होगा, ठीक है। ये सारे फ्रूट्स आपके कहाँ पर आएंगे, इस वाले क्षेत्र में। नारियल भी होता है ना, ड्राई फ्रूट में आता है नारियल। नारियल बहुत होगा यहाँ पर। नारियल भी किसका, आपका ड्राई फ्रूट्स का है, और नारियल का पेड़ बड़ा होता है, पानी की मात्रा इसको क्या होती है, कम चाहिए होती है। टेम्परेचर क्या होना होता है, बहुत हाई। पानी की मात्रा तो वैसे यहाँ मिल ही जाएगी वो, क्योंकि तटीय क्षेत्र में अधिकतर लगे होते हैं। बारिश क्या होती है यहाँ पर, पर्याप्त क्षेत्र में हो रही है। अब यहाँ पर जरा आओगे, मिट्टी कौन सी पाई जा रही है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कैसे पाई जाएगी आंध्र प्रदेश में, तटीय क्षेत्र के अलावा जलोढ़ मिट्टी कहीं नहीं पाई जाएगी। तटीय क्षेत्र ये रहा, यहाँ जलोढ़ पाई जाएगी, तटीय क्षेत्र ये रहा, यहाँ जलोढ़ पाई जाएगी। अब हम यहाँ कर रहे हैं बीज की बात। अब ये बीज में बताओ, पीछे ये बीज में बताओ, लाल मिट्टी पाई जाएगी। लाल मिट्टी पाने का कारण, यहाँ पर लोहा एस्क ज्यादा है। लोहा इसका कल क्वेश्चन था ना, लाल मिट्टी से कभी को आपके जो पेपर में क्वेश्चन बने हैं सब किससे बने हैं, एग्रीकल्चर से और मिट्टी से। समझ रहे हो ना, कल पेपर किससे बना है, पूरा पता नहीं जिसने पेपर बनाया था वो उसका मिट्टी में मिल गया है। मिट्टी से उत्पन्न करके साथ में मुझे लगता है उनकी जो बीएससी या एमएससी रही होगी वो एग्रीकल्चर से रही होगी, इसलिए उन्होंने सारा वायु, जलवायु, मिट्टी, कृषि, अधिकतर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको दे कृषि से है ना। आप यहाँ देखो मिट्टी, यहाँ पर कौन सी आपकी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी बनने का कारण क्या है, मिट्टी का ऑक्सीडेशन है ना, यहाँ पर आयरन मिलता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के कारण मिट्टी यहाँ पर कैसे होती है, लाल मिट्टी हो जाती है। और लाल मिट्टी खाद्यान्न के लिए उपयोगी नहीं है, किसके लिए है, तंबाकू। तंबाकू खेती यहाँ पर क्या होगी आपकी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, अब ये छोटा नागपुर का पठार है, खाद्यान्न की दृष्टि से तो है नहीं, खनिज संपदा की दृष्टि से है थोड़ा सा, पर यहाँ पर जो आपकी कौन सी पड़ती है, महानदी, घाटी वगैरह पड़ती है और नदियाँ आती हैं। अब नदियों में किनारे तो खेती हो सकती है ना, यहाँ पर क्या आपके छत्तीसगढ़ के पास, छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, दंडकारण्य का क्षेत्र बोलते हैं। हाँ, दंडकारण्य क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ का, उसको क्या कहते हैं, धान का कटोरा। भारत में धान का कटोरा किसको कह रहे हैं आपका, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ का पठार। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी भी अच्छी है और पानी की पर्याप्त मात्रा है, बारिश इनको मिल जाती है। यहाँ पर धान होता है तो इसको बोल दे रहे हैं हमने धान का कटोरा। अब जैसे ही आप ऊपर जाओगे, यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में आ गए। अब ये वाला जो क्षेत्र है, जब गंगा मैदान पढ़ाया था तो गंगा मैदान में मैंने बताया था कौन सा है, मध्य होगा, निचला होगा, ऊपरी होगा, मध्य होगा, बताओ। गंगा मैदान क्षेत्र बताया था, इसको लिख लिया, समझ में आ गया ये चीज। गंगा मैदान क्षेत्र जो बताया था वो मुझे बताओ, कौन कौन से क्षेत्र बताए थे, चरण बताओ। गंगा मैदान क्षेत्र, गंगा कहाँ से आ रही है, गंगा गौमुख से, गंगा गौमुख से आ रही है, ठीक है। गौमुख से आके गंगा का तुम्हारा क्या बन रहा है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। अब उसी को मैंने क्या कहा था, ढाल। बंगाल की खाड़ी में क्यों बन रहा है, इधर उधर क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ यहाँ क्यों नहीं बन रहा है, यही क्यों बन रहा है, ढाल है। जैसे ही आपका ढाल बनता जाएगा, ढाल क्या क्या है, मात्रा घटती जाएगी, तो आप उसको उत्तरी, पूर्वी, मध्य में डिवाइड कर दोगे। जितना ही ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र यूपी का, ये कौन सा आपका क्षेत्र, ऊपरी गंगा मैदान। उसके बाद ये वाला क्षेत्र क्या है आपका, बिहार वाला, और ये अवध वाला क्षेत्र है, ये आपका मध्य गंगा मैदान। ये जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आया वो क्या है आपका, निम्न गंगा मैदान। आगे बात समझ में। तो अब जब आप नीचे गंगा मैदान में आओगे तो आपको कौन सी खेती मिल रही होगी, चावल की, धान की खेती। जैसे आपके पूर्वोत्तर भारत में इस साइड आओगे, अरुणाचल
प्रदेश, असम और ये, हालांकि असम की घाटियां हैं, बारिश की मात्रा अच्छी है, चावल यहाँ भी होता है, पर ऊपर जो ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर कौन सी हो जाएगी, मिट्टी लेटराइट। जहाँ असम की नदियों वाला क्षेत्र है वहां तो आपको मिट्टी जरूर मिलेगी, पर थोड़ा सा दूर बढ़ के जाओगे तो मिट्टी कैसी मिल जाएगी आपको, लेटराइट। फिर जरूर मिट्टी नहीं मिलेगी, जरूर मिट्टी कहाँ मिलेगी, जहाँ पर आपकी नदियां होंगी। फिर असम के जब ऊपर जाओगे तो आपको मिट्टी कौन सी मिल रही होगी, कौन सी मिलेगी, लेटराइट। और लेटराइट मतलब किसके लिए, आपकी चाय के लिए। यहाँ पर अब चाय क्यों हो रही है, चाय की यहाँ दशा अच्छी बन रही है, क्या हम लोग अपने यहाँ कर सकते हैं, मिट्टी लेटराइट लगा दें, बिछा दे रहे हैं और हम कृषि कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगी हमारे चाय, क्यों नहीं होगी, अब ये बताओ। जलवायु नहीं मिलेगी हमारे, जलवायु नहीं, उसके लिए पानी की मात्रा कम है एक बोलो तब बताओगे, क्योंकि चाय पत्ती से क्वेश्चन बन जाते हैं, जिस फसल से क्वेश्चन बनेंगे उसी फसल को डिटेल में पढ़ा पानी की मात्रा कम नहीं होती चाहिए, पानी की मात्रा कम चाहिए होती है। अच्छा, और मैंने कहा लेटराइट मिट्टी हम यहाँ ले आएंगे, पानी की मात्रा कम चाहिए होती है, जरूर ठीक है, हम ऐसा क्षेत्र बना देंगे पानी की मात्रा की बात नहीं करो, समझ लो, हम यहाँ पर ऐसा क्षेत्र बना देंगे पानी की मात्रा भी कम रखी हुई है ना, इसमें बारिश नहीं हो रही है, पौधा लगा दे रहे हैं, मिट्टी हम लेटराइट ले आ रहे हैं। पहली बात, चाय पत्ती की खेती के लिए लेटराइट मृदा होनी चाहिए, पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, पर पानी रुकना नहीं चाहिए, तीन चीजें। आगे बात समझ में, मैम नहीं, जो एरिया मैंने बनाया है सबसे ज्यादा बारिश वाला एरिया है ये, जो तुम कह रहे हो ना, पानी की मात्रा चाहिए होती है 200 से 100 से 200 से 250 सेंटीमीटर तक की बारिश आवश्यक है, किसके लिए, आपके चाय पत्ती के लिए। टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा भड़कीला एकदम झुलसने वाला नहीं होना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए, कंडीशन ये है। अगर चाय पत्ती के पौधे में पानी रुक गया है तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, तो इसीलिए चाय पत्ती के खेत देखे होंगे सीढ़ी नुमा बनाते हैं, बारिश उनको खूब मिल रही है, जितनी उनको पानी चाहिए पर्याप्त मात्रा मिल रहा है, पर वो पानी उनकी जड़ों में रुक नहीं रहा है। आगे बात समझ में, चाय पत्ती से क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कौन सा तापमान चाहिए, तापमान बता दोगे, सामान्य तापमान चाहिए होता है। जब पूछी जाएगी वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है, यानी 200 से अधिक होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होनी चाहिए, पर कंडीशन सिर्फ यही है, पानी रुकना नहीं चाहिए। समझ में आ गया, पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी रुकेगा तो पौधा क्या हो जाएगा, उसका खराब हो जाएगा। अब जब हम यहाँ से चल के इधर आए, फिर हमें ये वाला क्षेत्र मिल रहा है, ये वाला क्षेत्र जो मिला है हमारे पास में मिल रहा है बिहार वाला क्षेत्र में आपको कौन सा वाला है, चावल का क्षेत्र है, क्योंकि अधिकतर नदियां यहाँ पर आके मिल रही है। अब पूरा, अब ये जो बिहार वाला और ये वाला क्षेत्र लिया है, ये मध्यगंगा वाला क्षेत्र है, मध्यगंगा वाला क्षेत्र अधिकतर आपकी नदियां जो है आवक वाले क्षेत्र में आके मिल रही है, इलाहाबाद में आके अधिकतर नदियां आके मिल जाती हैं, लखनऊ के पास आके आपके अधिकतर नदियां क्या है, आपके गंगा में आके मिल ही रही है। अधिकतर देखोगे तो नदियां क्या है, दुआ बना रही है, तो यहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका धान हो रहा है। अब चलो थोड़ा सा ऊपर जाओगे, कहाँ पर आपकी ऊपरी गंगा मैदान, यानी कि हम ये वाले क्षेत्र में आ गए। ये वाला क्षेत्र जो हमारा चल रहा है वो तराई क्षेत्र चल रहा है, ये वाला तराई क्षेत्र गंगा के लिए उपलब्ध है। अब यहाँ पर जब आओगे तो ये आपकी गेहूं वगैरह की खेती है, धान होता है यहाँ भी, तराई क्षेत्र में धान होगा, गन्ना में धान होगा। अब जब उत्तर प्रदेश में इस साइड आओगे तो पानी की मात्रा भी कम होती जा रही है और वर्षा की मात्रा भी कम होती जा रही है, नदियों का क्षेत्र भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नदियों का क्षेत्र बढ़ने का मतलब है नदियां यहाँ से क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। तो इस क्षेत्र में मिट्टी कैसे हो रही होगी, तो अब नमी वाली हो रही है, यानी कि शुष्क मृदा उत्पन्न हो रही है। जब शुष्क मृदा हो रही है तो आपके इस क्षेत्र में क्या कौन सी फसल आ जाएगी आपकी, इससे कम वर्षा चाहिए होगी, कम वर्षा चाहिए होगी, अधिकतर वैसी फसल होगा। खाद्यान्न में भी हमारे कौन से होंगे, मोटे खाद्यान्न होंगे। गन्ना धान इधर हो गया, गेहूं वाला क्षेत्र क्या हो गया, मोटे आपका क्षेत्र कौन सा हो गया, मोटे अनाज के लिए ये वाला हो गया। तराई क्षेत्र में क्या आपका धान भी हो सकता है और आपका तराई क्षेत्र में क्या हो जाएगा, आपका गन्ना भी होगा। अब इसी के थोड़ा दक्षिण में जाओगे, उत्तर प्रदेश में ही दक्षिण में आप जाओगे तो क्या आपको गन्ना मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि तराई क्षेत्र नहीं है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहां पर फिर क्या मिलेगा आपको, दलहन मिलेगा, दालें मिलेगी, सोयाबीन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे पठारी क्षेत्र में फिर आपको दलहन वाला, ये वाला जो क्षेत्र पड़ रहा है वो किसका बन रहा है, आपका दलहन वाला
क्षेत्र बन रहा है। अब यहाँ पर आ रहे हैं मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। मरुस्थलीय में कुछ मिल सकता है क्या? क्या मिल रहा है मरुस्थल में सिवाय कटीले पदार्थ के अलावा? मिट्टी मिल रही है। तो उठा रहा है मिट्टी यहाँ से, और हम क्या कर रहे हैं अपने मकानों को बनाने, है ना, पोत दे, कह रहा है अपने मकानों को पोत दे। हाँ, पत्थर मिलते हैं ना, मरुस्थल में पत्थर कहाँ से मिलते हैं? मरुस्थल में पत्थर कहाँ से मिलते हैं? पत्थर चट्टान में मिलते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी अब ये अरावली के बाद जो ये भूमि है तो मरुस्थलीय, कृषि युक्त है, विकास बड़ा है, पर हम इसको क्या करते हैं, गिन लेते हैं। बबूल निकल रहा है ना यहाँ से, कटीले बन पाए जा रहे हैं, बबूल वगैरह, कैक्टस वगैरह, ये हमारे आयुर्वेद में काम आते हैं। यूज नहीं करते हैं? अब यूज नहीं करते तो बात अलग है। अपने पुराने जमाने से पूछो नीम और दातुन, दातुन किसके कहते थे? नीम की और बबूल की। तो ये बबूल कहते नहीं है टूथपेस्ट आता है, बबूल मिला हुआ टूथपेस्ट है। तो यहाँ पर जो कटीले पदार्थ हैं उनकी भी क्या हम करते हैं, यहाँ पर आपके जो बबूल वगैरह है या आपके कैक्टस वगैरह उनके पौधे मिलेंगे। पर हाँ, आपके अरावली के जो क्या होगा ये वाला क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में आपको राजस्थान में कृषि मिलेगी। और जो कृषि मिलेगी वो किस तरह की मिलेगी? अधिकतर मिलेगी तिलहन। कौन सा मिलेगा? तिलहन। और तिलहन और मूंगफली। तिलहन में भी कौन सा होगा आपका? सरसों। तिलहन में सबसे ज्यादा सरसों का तेल आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, ठीक है। सोयाबीन में लोगे तो आपका मध्य प्रदेश आ गया, और फिलहाल महाराष्ट्र पहुंच गया नंबर 1 पे उत्पादन में, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं गुजरात वाले क्षेत्र। ये भी क्या है आपका दक्षिण क्षेत्र है ना, लवणीय है, दलदली क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो आपकी मृदा है वो भी कैसे आपकी रेतीली, दलदली होगी और रेतीली होगी कुछ। ये वाला टच का भाग तो ये रहा ना, ये वाला है, ये वाला टच का दलदली नहीं है, दलदली तो ये वाला भाग है, ये वाला नहीं है। ये वाला जो क्षेत्र है कपास और मूंगफली के लिए सफिशिएंट है। इतने जो क्षेत्र पढ़ाए हैं भारत में, इन्हीं क्षेत्र को 11 पार्ट में बांटा गया है। आगे बात समझ में? आप हिमालय, वो आज मैंने तुम लोग का बैकग्राउंड तैयार कर दिया। तब क्या करना है, तब इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। आज जो पढ़ाया वो समझ आया? बचता है फिर आपका हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र किसके लिए हो जाएगा? हाँ, हिमालय क्षेत्र किसके लिए हो जाएंगे? हिमालय क्षेत्र नाशपाती के लिए हिमालय क्षेत्र, केसर हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा, सेब हो जाएगा, अधिकतर संतरे, माल्टास वगैरह ना है। नाशपाती कहाँ होती है? नाशपाती तो मुझे लगता है कि हमारे ये वाले क्षेत्र में मिल ही जाती है, नाशपाती हो जाती है। देखो नाशपाती मुझे जहाँ तक लगता है सेब है, और आपका अखरोट है, और अखरोट के साथ अंजीर हो गया। अंजीर देखना कहाँ का है, एक बार सर्च करो जरा गूगल पे। मुझे लगता है कि अंजीर यहाँ है या इस साइड है? सही है, कश्मीर है। अंजीर देखो, नाशपाती, चेरी, और क्या होता है वो स्ट्रॉबेरी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब का है फ्रूट से, और ये सब क्या है पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे हैं। अंजीर को यूपी गुजरात में क्या हो गया? अंजीर तो लगभग चारों क्षेत्रों में होता है ना, भारत के सभी क्षेत्रों में होता है। हाँ, वही दिखा रहा है कोई स्पेसिफिक क्षेत्र? इसमें लिखा है, इसमें लिखा है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ज्यादातर सभी क्षेत्र आ रहे हैं ना। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र काजू के लिए पहले आपका महाराष्ट्र गोवा है, तंबाकू के लिए आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। नाशपाती के लिए बता के कौन सा बताया? नाशपाती तो बताया कश्मीर के लिए इसमें। और आपका ये वाला क्षेत्र किसके लिए है? अधिकतर पठारी क्षेत्र है, तंबाकू, रबर, नारियल, ये सब चीजें ओपीएम सिर्फ मुझे नारियल पता है, सिर्फ तुम्हें नारियल पता है, तटीय क्षेत्र में होता है बस। इसके अलावा अगर कोई फसल आ जाएगी, अगर ऑप्शन में जैसे कल के पेपर की तरह इधर भी ऑप्शन है, इधर चावल इस साइड ज्यादा होगा बेटा, और तटीय क्षेत्र में जगह जगह पे वही ये तटीय क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ अपना मुहाना बना रहे, डेल्टाई क्षेत्र है, बस डेल्टाई क्षेत्र में क्या मिलेगा आपके चावल मिलेंगे। साउथ में ज्यादा चावल खाते हैं, मच्छी चावल, वो भी नदियों के पास। और चावल वहाँ का बहुत मोटा वाला, साउथ में ये सभी चावल नहीं खाते, सभी चावल खाते हैं। किसका वर्गीकरण? नकदी फसलों का वर्गीकरण। आज ही बता दूं, कल ना बताऊं? तो ऐसे कर रहा
सबसे बड़ी नकदी फसल आती है आपकी गन्ना। गन्ना बिक जाता है। आगे बात समझ में? हर स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम यूपी की बात करेंगे, यूपी की नकदी फसल क्या हो गई? गन्ना। वहीं अगर हम आपको राजस्थान की बात करें तो उसकी नकदी फसल क्या हो जाएगी आपकी? तिलहन। ठीक है। और दलहन की बात करें तो दलहन में आपका मध्य प्रदेश। ये भी क्या है? ऐसी फसलें जो हम अपने खाने के लिए नहीं, खाने के अलावा बेचने के लिए भी करते हैं। अब नकदी फसल में आपकी चाय पत्ती आ जाती है, गन्ना आ जाता है, कॉफी आ जाती है, तंबाकू आ गया। ये भी क्या आपकी नकदी फसल आ गई। तिलहन नकदी फसल, दलहन नकदी फसल। तिलहन दलहन में मतलब जितनी भी दालें हैं सब आ गई। ये मत कहना मैडम अरहर दाल में नहीं गिनवाई कि मसूर दाल नहीं गिनवाई। दलहन मतलब सारी दालें, तिलहन मतलब सारे तिलहनी फसलें, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो सोयाबीन हो। सोयाबीन एकमात्र ऐसी फसल है तिलहनी में भी आती है और दलहनी में भी आती है। ठीक है। मूंगफली आपके सीधे सीधे किस में आ रही है? दलहनी में। ठीक है। मूंगफली दलहनी होती है ना, सोयाबीन की दाल होती है। सोयाबीन की दाल होती है, सोयाबीन की बढ़िया। अब सोयाबीन का प्रोसेस क्या होता है? तो सोयाबीन की दाल होती है, उसको भिगो दिया जाता है, फिर उसको मैश करा जाता है, फिर उसमें तेल निकाला जाता है। उसके बाद जो चीचड़ बचता है ना, जो चीचड़ बचता है बचा हुआ, वही आपकी सोयाबीन की बरियां होती हैं। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में, सोयाबीन के बाद आपका अरहर की दाल में होता है। अगर प्रोटीन का एक्चुअल मात्रा खानी है तो रियली सोयाबीन आप बाजार से खरीद के लाओ सोयाबीन की दाल। अगर उसको खाओगे तो आपको सोयाबीन अच्छी मात्रा में मिलेगा। और जो बाजार में तेल बनते हैं रिफाइंड के नाम पर, सब्जी में सबसे कम ऑयल होते हैं, बेकार होते हैं। अच्छी क्वालिटी का तो हम बेच देते हैं बाहर। कम ऑयल भी इतना बुरा है, पहले ये उसमें मूंगी ऑयल में भी नहीं मिलाया जाता था। आज लोग खा रहे हैं, इसलिए खाने के लिए तेल है जो बुजुर्ग हमारे इस्तेमाल करते थे, सरसों का तेल सबसे अच्छा वही है। गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, और आगे कौन सी हो गई? बागवानी फसलें भी सारी आपकी उसमें आएंगी। इसके बाद इसी फसलों को आपके ट्रक फार्मिंग, कैन कृषि इनमें डिवाइड करा है, हम पढ़ेंगे कल। आज के इसमें कोई डाउट है? नहीं? बताओ हो गया? कितने मिनट की हो गई? इतनी 40? 10:40 कहाँ 10:34?